नमस्ते। नमस्कार। हम आज विश्वम्भरा के मंच पर जो इस परिचर्चा के लिए बैठे हैं, हमारी साप्ताहिक परिचर्चा, उसके लिए बिल्कुल यद्यपि तैयार नहीं थे, न हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले हमारे बड़े भाई श्री प्रभु जोशी जी, जो इंदौर में रहते थे, जिन्हें मैं प्रभुदा कहती थी और भी बहुत से लोग कहते थे, वे हमारे मध्य नहीं रहे। हिंदी में एक अपनी तरह के अलबेले व्यक्ति थे, वैसे बहुत कम उस प्रकार के व्यक्ति हुए हैं हिंदी में। और इधर तो जो वर्तमान 20-25 वर्ष का आप लगभग देख लीजिए, इधर तो उन जैसा व्यक्ति कुछ दुर्लभ जैसा ही हो गया है। जैसी भाषा का संस्कार उनके पास था, जो उनकी चिंताएं थी, जो उनके पास सामर्थ्य और प्रतिभा थी, जैसा उनका उन सबसे भी बढ़कर मैं कहूं तो जैसा उनका व्यक्तित्व था, वे इतने सौम्य, निर्मल, सरल हृदय के व्यक्ति। उनकी हंसी में जो निश्चलता थी, उनके व्यवहार में जो मृदुता थी, बड़प्पन था, उदारता थी, वह लगभग हिंदी साहित्य में तो अब दुर्लभ हो गई है। जिस प्रकार की प्रतिभाएं उनमें थीं, वे भाषा पर जैसा साधिकार बोलते थे, तथ्यों के साथ, और एक मेथोडोलॉजी उनके पास हर विषय की हुआ करती थी। उनके जल रंग और उसका प्रयोग, उनके चित्र विश्व की बड़ी प्रख्यात गैलरीज में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज द्वारा जैसा सराहा गया। मेरे पास तो उनकी दी हुई बहुत सारी भेंट और उपहार पड़े हुए हैं। उन पर जो काम, उनका कैटलॉग जो आया, और मैंने उनके वर्ष 2010 की संभवतः या 9 की बात है, मैं जब उनके घर गई तो नीचे जो कक्ष, 2-3 कक्ष भरे पड़े थे उनके बड़े बड़े चित्रों से, उसमें जो उनका कमाल था, उनकी प्रतिभा का, वह अपने आप में अनूठी चीज थी। तो वे हमारे मध्य नहीं रहे, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। उनकी कहानियां, उनके उपन्यास अब प्रकाशित पड़े हैं। कल रात 2-3 दिन जब उनके स्वर्गवास को हुए, कल रात ही मेरी भाभी से भी बात हुई। उसी दिन मेरी उनके पुत्र से भी बात हुई। पुत्र से तो निरंतर बात हो रही है। भाभी समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करूं। और यह ऐसा समय था जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों की सहायता की, उस व्यक्ति ने जाते समय 4 कंधे भी नहीं लिए। वो कह रही थी कि इतना सुबह का समय था और कोरोना के कारण बाजार सब बंद है, कि उनके लिए एक सफेद चादर भी नहीं खरीद सकी मैं, नई कोरी, एक फूल का हार भी नहीं खरीद सकी। तो यह वेदना हम सबके भीतर भीषण है। मेरे पास उनके अंतिम श्वास जब उन्होंने छोड़ी है, वह वीडियो है। मेरे पास वह वीडियो है जब वे तड़फड़ा रहे हैं। अंतिम क्षणों की, जो अंतिम पलों की उनकी छटपटाहट है सांस के लिए, और उनका ऑक्सीजन लेवल 66 पर आ चुका है। पत्नी उनकी पीठ पर भाभी हाथ मल रही हैं। वे ऐसे उल्टे तकिया पर लेटे हुए हैं। मैं कई दिन से सोई नहीं उनकी उस स्थिति को देखकर। भाभी ने मुझसे कहा, आप चाहें तो इन्हें शेयर कर सकती हैं। मैंने शेयर कल कर भी दिया था अपने फेसबुक पर। 15 एक लोगों ने देख भी लिया, फिर 10 मिनट बाद ही मैंने उसे हटा लिया।
क्योंकि ऐसा लगा भाभी से ही जो बात हुई, जब बल्कि पुनर्वसु से जो बात हुई, उसने कहा हिंदी साहित्य के लोग बहुत क्रूर हैं, वे इसके लिए भी परिवार को धिक्कारना, गाली देना कि आपने वीडियो लिया और इस तरह की कुछ कुछ बातें शुरू कर देंगे। यह बहुत क्रूर समाज है। मैं हतप्रभ हूं इन सारी दशाओं को देखकर, और हम बार बार लज्जित होते हैं। हम किस समाज में रह रहे हैं उस समाज पर लज्जित होते हैं, अपने आसपास पर लज्जित होते हैं, इन स्थितियों पर लज्जित होते हैं। और विशेषतः हम क्योंकि हिंदी समाज से जुड़े हैं, मुझे निराला याद आते हैं। निराला ने सरोज स्मृति लिखी, पुत्री का निधन हुआ है। विश्व इतिहास की वह बहुत बड़ी, हिंदी की अपने आप में सबसे विशिष्ट शोकांतिका है। लेकिन उसमें निराला के उस पिता का दारुण हृदय फट गया जब उसे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस समाज और किन के प्रतिनिधि हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए। प्रभु जोशी जी को भी जीते जी हिंदी साहित्य को जैसा उन्हें सिर माथे पर बिठाना चाहिए था, सबने उनका प्रयोग किया, सबने उनके साथ संबंध रखे। वे दूरदर्शन में थे तो हर कोई उनके दरवाजे पर जाता था कि हाँ हमारा दूरदर्शन पर यह हो जाए, वह हो जाए, ये हो। और वे सरल हृदय से चालाक व्यक्ति उन्हें प्रयोग कर लेता था और वे समझते थे बिल्कुल, जो जिसे कहते हैं, जो जिसे सच्ची देहात का मन जो होता है, बिल्कुल वैसा सरल सच्चा मन था उनका। वे हर किसी पर, प्रत्येक पर वैसा ही भरोसा विश्वास करते थे और सबको अपने जैसा सरल सच्चा समझते थे। लोगों ने उन्हें बहुत प्रयोग किया, लेकिन हिंदी साहित्य में, ये मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, जिस सम्मान और जिस गर्व के वे, प्रतिष्ठा के वे अधिकारी थे, हमने उन्हें नहीं दी। उन्हें किसी भी एकेडमी का अध्यक्ष बनाया जा सकता, बहुत कुछ, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया उन्हें। और एक जीनियस व्यक्ति हम सब में से ऐसे ही इतने सस्ते में चला गया उठकर। उसने यह पूरे समाज पर धिक्कार है। यह हम सब त्रस्त हैं और हमने सोचा कि आज इस बहाने, प्रभु जोशी जी के बहाने, हम कला, समाज, संस्कृति पर कुछ कहें। इससे किसी का कुछ कल्याण नहीं होगा, मैं जानती हूँ। हमारी बातों से, हमारी पीड़ा से, हमारे धिक्कार, हमारे क्षोभ और शोक से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, संसार नहीं बदलने वाला है। किंतु कम से कम हम कहकर अपनी वेदना को शायद कम कर सकें, और आज नहीं तो कल इस समाज में संभवतः कोई ऐसा आए जो इस अत्याचार से अपने आप को बचा सके, जो यदि वह इन बातों को न जाने तो शायद ऐसा कोई अत्याचार कर बैठे। तो भविष्य में मैं भविष्य की पीढ़ियों से इस आशा के साथ इस बातचीत को प्रारंभ किया है कि हम में से कोई, यदि आपके आसपास प्रतिभा संपन्न है, आप पक्षपात मत कीजिए। आप अपनी संस्थाओं में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपने दलों में, अपने ग्रुप्स में, अपनी टीम्स में यह जो राजनीति हावी है, यह जो छल कपट हावी है, यह जो लोभ, स्वार्थ और लिप्सा हावी है, इस पर विराम लगाइए तुरंत। ऐसे लोगों को चुन चुन कर बाहर फेंकिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद शक्ति संघात, किसी भी प्रयोग के द्वारा इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता हो, आप कीजिए। लेकिन भगवान के लिए, और यदि आप हिंदी साहित्य से, विद्वत्ता से, ज्ञान से, वांग्मय से, संस्कृति से, देश से, प्रतिभा से, समाज से प्रेम करते हैं, तो व्यक्तियों को, प्रतिभा को ईश्वर ने, क्योंकि प्रतिभा देखिए, आप किसी कोई धनी है या पद पर है तो वह सब व्यक्ति ने संसार में आकर अर्जित किया जा सकता है कुछ सहयोग से, लेकिन प्रतिभा अर्जित नहीं की जा सकती। प्रतिभा ईश्वरीय देन होती है और किसी की इस ईश्वरीय देन को नकारना बहुत बड़ा अपराध ही नहीं, पाप है। तो मैं इसी निवेदन के साथ इस बातचीत को प्रारंभ कर रही हूँ। हमारे साथ हमारी चिर साथी पुष्पिता जी भी हैं। वे भी उसी तरह से आहत हैं। हम लोग इस परिचर्चा को प्रारंभ करने से पहले घंटा भर इसी विषय पर
खदबद हो रही थी हमारे भीतर, हम कैसे कैमरा के सामने जाएं, कैसे बात करें, हम कितने संत्रास से गुजर रहे हैं अपने आसपास को देखकर। तो पुष्पिता जी, आप इसमें कुछ जोड़िए। कविता जी, आपको और अपने सभी साथियों को जो हम लोगों के मानसिक सहचर हैं इस वेब कॉन्फ्रेंस के द्वारा और हमारे समय के साक्षी हैं, उनको ये संबोधित है हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन और विशंभरा की ओर से, और साथ ही साथ कविता जी के साथ गार्जियन ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल कल्चर और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस पीस एकेडमी की ओर से हम सब ये बातचीत कर रहे हैं। और इसका लक्ष्य यही है, कविता जी ने बहुत भावुक होकर, भावुक वो हैं, संवेदनशील हैं, और पिछले 3-4 दिनों से जिस आत्म प्रताड़ना को वो झेल रही हैं, उसके साथ हम सब चूंकि बौद्धिक हैं और प्रज्ञा के प्राणवान सूत्र हम लोगों की आत्मा और चेतना में हैं, तो प्रज्ञा के वह प्राणवान सूत्र हम लोगों को संभाले हुए हैं। लेकिन सच पूछिए तो हिंदी साहित्य का ये बहुत ही निर्मम समय है। साहित्य का लक्ष्य तो समाज को संवेदनशील बनाना है, साहित्य का लक्ष्य तो समाज की कुरीतियों को दूर करना है, साहित्य का उद्देश्य तो समाज में अपनेपन की संस्कृति को एक रसायन की तरह घोल देना है। लेकिन हमारे समय का दुर्भाग्य ऐसा है कि जो लक्ष्य और जो उद्देश्य हमें समाज के प्रति करने हैं, साहित्यकार आज उन उद्देश्यों को खुद ही नहीं साध पा रहा है। वो बहुत सी जो समस्याएं हैं, समाज की समस्याओं को जो दूर करने का संकल्प लेना चाहिए या लिए हुए हैं, इसके बावजूद हिंदी साहित्य के समाज में अनेक तरह के संकट आ गए हैं। हिंदी साहित्य का जो समाज है, उस समाज में और उस समाज की चेतना में मुझे लगता है कि एक ऐसा कोरोना वायरस लगा हुआ है कि इस कोरोना वायरस का तो वैक्सीनेशन है और पूरा विश्व सहायता कर रहा है, और वो पूरा विश्व इस आधार पर सहायता कर रहा है क्योंकि वो भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, उस विरासत को जानते हैं लोग। और अभी पिछले दिनों हमने पढ़ा कि विश्व भारत की सहायता इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत ही विश्व की भविष्य में सहायता करेगा। और ये हम सब लोग जानते हैं, भारत की माटी की जो ताकत है और उस माटी की ताकत की जो विरासत कई हजार सालों से अब तक चली आई है, तो मुझे लगता है, और कविता जी से जब बात होती है कि हम लोग क्यों नहीं वो 5000 साल पहले उस विरासत को क्यों नहीं याद कर लेते हैं और तब उसको ध्यान में रखें, तो कभी कभी कविता जी ऐसा लगता है कि हम लोग तो शायद किसी दूसरे देश से आए हैं, किसी वेद उपनिषद और महाभारत पुराण और रामचरित मानस की संस्कृति से तो लगता है हम लोग आए ही नहीं हैं। अब ऐसे दुराचारी हो गए हैं, ऐसे व्यभिचारी हम लोग हो गए हैं, और उसकी विरासत को हमें प्रचारित करना है हम लोगों को, तो उसे प्रचारित करना तो दूर, उससे साध नहीं पा रहे हैं। आपने प्रभु जोशी भाई को याद करते हुए कई बार आपका गला रुंध गया, और वो स्वाभाविक है, मेरी भी उनसे मुलाकात है, और इतने सरल कि मुझे लगता है कि वो अहंकार शब्द का अर्थ उनकी चेतना नहीं जानती थी, क्योंकि 1-2 बार समारोहों में जब मिले तो बातचीत हो रही थी, फिर कहीं वो कोई उनको ले गया कहीं, लेकिन उनको याद था कि पुष्पिता से बात हो रही थी, हम उसको वहां छोड़ आए हैं, तो वो घूम करके फिर आए मिलने के लिए।
और उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास जो था वो तो सब मैं दे चुका, लेकिन मेरी कुछ पेंटिंग्स का ये पैकेट अभी भी मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि ये आपको मैं दे दूं। ये हमारी उनसे आखिरी मुलाकात थी। और कविता जी, आपने जो उनकी जल रंगों की तस्वीरों की बात की है, उसके तो वो अद्भुत चित्रकार थे। और कहा जाए कि जिस तरह से अपने हृदय में वो संवेदनाओं के चित्र उन्होंने बनाए हैं शब्दों के द्वारा, शब्दों के शब्द चित्र जो उनकी संवेदनाओं में हैं, वो संवेदनाएं उनकी भाषा में, उनकी बोली में अभिव्यक्त होती थी। और वही हृदय के रंग और मानस के रंग उन्होंने कागज के कैनवास को उन रंगों से भरकर उसे भी उतना ही प्राणवान बना दिया। तो कभी कभी ये लगता है और दुख होता है कविता जी कि हम लोगों से ज्यादा भाग्यशाली वो कागज हैं जो प्रभु जी के करीब रहे और उन कागजों पर उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा और चित्र बनाए। और उन्हीं चित्रों, जो बनाए हुए उनके चित्र जो आपके पास हैं, उस रूप में प्रभु जी आपके पास हैं। और हमारे पास भी जो चित्र हैं वो उस रूप में वो हमारे पास है, क्योंकि उनके सबसे करीब वो कैनवास रहे हैं, वो कागज रहे हैं। और मैं कहूंगी कि वो हृदय भी रहे हैं, जिन हृदय से वो उतनी ही तरलता से और कहा जाए कि पारदर्शिता से। और ये कितना मैंने सीखना चाहिए। अब तो क्या है कि जब ऐसा कुछ जीवन में घटित हो जाता है तो ये सीखना चाहिए कि प्रभु जी तो सचमुच प्रभु हैं और रहे। जिस तरह से ईश्वर जानता है ना कि संसार में कितनी तरह के लोग हैं, उनको लोगों से ऐसा तो नहीं, विद्वान व्यक्ति थे, दूरदर्शी थे, विवेकवान थे, प्रज्ञावान थे, तो वो जानते तो थे कि हिंदी साहित्य की दुनिया के लोग कैसे हैं। लेकिन हिंदी साहित्य की दुनिया के उन निर्मम लोगों के प्रति भी वो निर्मम नहीं हुए। वो वैसे ही सरल और तरल, माने वो जैसे हैं वो वैसे ही बने रहे उस क्रूर दुनिया के सामने भी। तो ये एक सीखने की जरूरत है हम लोगों को कि अगर हम प्रभु जोशी जी को वो देह से विदे हुए हैं, लेकिन अपनी कला में, अपनी भाषा में, अपनी रचनाओं में, अपने शब्दों में उन्होंने अपने को उतार दिया है और उस रूप में हम उन्हें साथ लेकर चल सकते हैं। वैसे ही जैसे उनका बेटा जिसका आपने उल्लेख किया, उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, अब अपने जीवन में उनके उस व्यवहार और उनकी संगत को ही याद करके अपने जीवन में साहस बनाएंगी। और मुझे लगता है कि देखिए हिंदी साहित्य की दुनिया में वो इकलौते व्यक्ति हैं जो चित्रकार भी हैं, कलाकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और भाषाविद भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सच्चे अर्थों में एक मनुष्य भी है, सच्चे अर्थों में। नहीं तो इन सब, एक कलाकार भी कितना अहंकारी हो जाता है, चंद कविताएं लिखने वाले लोग अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन जिसने कला और संस्कृति को, भारतीयता की कला और संस्कृति को जिन्होंने अपने व्यक्तित्व में साध रखा था, और वो सिर्फ उनकी रंगों में और उनकी लेखनी में और उनकी कहा जाए हथेलियों और उनकी आंखों में ही सिर्फ भारतीयता की कला संस्कृति नहीं थी, वो उनके आचरण में थी। चूंकि वो आचरण में थी इसलिए उनकी आंखों में भी थी, इसीलिए उनकी उंगलियों में भी थी। कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, उंगलियां इतनी पतली और लंबी लंबी थी, कलाकार वाली उंगलियां थी उनकी, और आंखें इतनी निश्चल, ऐसे आंखें थी उनकी, बिल्कुल गोल गोल और बड़ी बड़ी, एकदम साफ सुथरी, जैसे तो जो और गहरे अर्थों में चूंकि वो संवेदनशील थे, पारदर्शी थे, इसलिए समाज और संस्कृति को समझते थे, उसके बावजूद वो विनम्र बने रहते थे। क्रूर दुनिया के प्रति विनम्र बने रहना कविता जी सबसे कठिन काम है। और हम स्त्रियां तो शायद जब से समझ आती है तब से समाज की क्रूरताओं को जीने और झेलने
की आदत पड़ जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि जिन स्त्रियों का जो स्त्रियां विदुषी होती हैं वो शायद बचपना नहीं जी पाती हैं, क्योंकि जो प्रज्ञा की जो दृष्टि है वो तो जन्मतः होती है। जैसा आपने अभी अपने से पहले कहा भी कि जो प्रज्ञा है और जो विशेष जो ज्ञान है, विवेक है, वो तो अर्जित नहीं किया जा सकता, वो ईश्वर प्रदत्त होता है। तो वो एक उम्र विशेष के बाद नहीं प्राप्त होता है। उसकी नींव या उसकी जड़ें या उसका कहा जाए कि उसकी शक्ति, वो जेनेटिक कोड माँ के गर्भ से ही मिल जाता है। और प्रभु जोशी जी को ये अपनी माँ के गर्भ से विरासत में मिला था। जिस तरह से ज्ञान जो है वो उनकी विरासत पत्नी से भी, प्राप्त भाभी अनीता भाभी भी उसी तरह से सरल हृदया, इतनी सौम्य, इतनी मृदु भाषी, अपने पुत्र को लेकर इतने चिंतित रहते थे। पुत्र ने अमेरिका में शिक्षा पाई, लेकिन भाभी को था नहीं, मुझे तो वापस बेटा वहीं चाहिए। तो वापस बुला लिया बेटे को। और मैं तो बहन के अधिकार से घर में बहुत घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करती थी। मैं तो बहुत उनको डांट डपट कर, यहाँ से फोन पर भी, कि आपने ये गलती की, आप ये कर, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। मैं बता नहीं सकती कि कैसी बातचीत मैं उनसे किया करती थी। और अभी वो अंतिम देखिए समय में, इसीलिए इधर मुझे इधर लगता है ना, अंतिम समय में उनके बेटे पुनर्वसु को मुंबई में जाने की कुछ बात हो रही थी काम के लिए। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि आप भी मेरे साथ वहां चलिए। अब बेटे के सामने यह तो नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारी माँ को मना करना चाहता हूँ, लेकिन भाभी को उन्होंने अकेले में कहा, मैं वहां उसके सामने तो नहीं बोल सकता, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाना। और भाभी अब कहती है कि मुझे कहते रहे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना, और अब मुझे खुद छोड़कर चले गए। जरा सी देर को घर से बाहर जाते थे, कहीं जाना पड़ता था, तो किसी को कहकर जाते थे कि अनीता का ध्यान रखना, अपनी भाभी का ध्यान रखना, या ऐसे करना। तो अब भाभी कहती है कि अब वो ऐसे चले गए, अब मेरा कौन ध्यान रखेगा। और इतना मैं बता नहीं सकती कि मैं जैसी आहत हूँ इस समय। बहुत सब ओर से दुख के तो समाचार कितने मिल रहे हैं, लेकिन जैसे हम, जो मैंने उनके निधन पर जो एक छोटा सा श्रद्धांजलि लेख लिखा, उसमें मैंने यही शीर्षक था कि हीरा था और कोयला हो गया, और अब बची केवल राख है हमारे पास। और मैं चाहूं ना चाहूं, उस लेख के अंत में आते आते मेरा स्वर इतना कड़वा हो गया था कि मेरे आंसू ही नहीं है, श्राप भी निकल रहा है इस पूरे उस हिंदी समाज के लिए, जिन्होंने उस व्यक्ति का केवल प्रयोग किया अपने आप को बढ़ाने के लिए, लाभ लेने के लिए। और जो उनके लिए सम्मान और समर्थन और सहयोग और दिया जाना चाहिए था, वह उनको जीते जी हम लोग नहीं दे पाए। और और मुझको इस पर लगता है ना कविता जी, ये आपकी चिंता बहुत गहरी चिंता है, और इस उपेक्षा इस उपेक्षा की एक परिपाटी रही है अपने हिंदी साहित्य में। इसकी भी लोगों की लत लग गई है, आदत पड़ गई है कि इसका निर्वाह जो है वो करना चाहिए। और देखिए, नहीं, यह जो उपेक्षा असल में लोभ से उत्पन्न होती है। क्योंकि जब आप इतना, आपका लोभ और स्वार्थ और लिप्सा बढ़ जाती है कि आप सब जगह स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, पुरस्कार आप लेना चाहते हैं, पद लेना चाहते हैं, तमगे, वाहवाही, नेम, है ना, कि सब जगह मैं ही मैं छाया रहूं, और दूसरों को। और ऐसा नहीं, आप लाभ लीजिए, हर व्यक्ति को जिसे कहना है प्रशंसा का, सम्मान का अधिकार है, आप में प्रतिभा है, आप भी चमकिए। लेकिन दूसरों के सिर पर पांव रखकर और दूसरों की हत्या करके, साहित्यिक हत्या, सर्जनात्मक हत्या भी तो हत्या है, दूसरों की ऐसी हत्या करके, ऐसा जघन्य काम करके आप अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। कोई सीमा है इस लिप्सा की? किताब को छपवा दिया जाए तो जो मैंने कि उनका नाम लेना, तो उन्होंने जब हमने उस किताब की भूमिका लिखी और धूमिल की कविताएं करके सारी कविताएं इकट्ठे की, उन्होंने सिर्फ प्रकाशक एक बताया। वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में प्रोफेसर थे। उन्होंने विश्वविद्यालय से छपाने के लिए बात की, और उसके बाद में उनकी कोशिश ये थी कि वो पुस्तक जो छपी उसकी रॉयल्टी उन्हीं को मिल जाए। अब
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को कौन से पैसे की कमी है? उनका घर बना हुआ है, उनकी पत्नी भी एक सेंट्रल स्कूल में नौकरी करती थी, सब कुछ था। तो ये जो, और वो खुद भी बहुत इधर उधर से जो कहा जाए कि पीएचडी की थीसिस और इससे कमाते थे। तो मुझे ये लगता है ना कि एक तो आजकल के समय में पहले साहित्य की पढ़ाई जीवन के लिए होती थी, जीवन दर्शन के लिए होती थी। उसके बाद में ये कह सकते हैं कि 20 साल पहले तक साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य की पढ़ाई जीविका के लिए होती थी। लेकिन अब हिंदी भाषा और साहित्य की पढ़ाई और लिखना सिर्फ पैसे के लिए होता है। और जिन लोगों को ऊंचे मंचों पर दो तरह के लोग हैं, जो लोग दिखाई देते हैं हिंदी साहित्य की दुनिया में, वो या तो पैसे देकर छाए हुए हैं, या कुछ वो लोग हैं जो पैसा लेते हैं हिंदी साहित्य की दुनिया में आने के लिए। हम आपके मंच पर आएंगे, हमें 50,000 रुपए चाहिए इस कविता के लिए। उसी तरह से प्रकाशकों का पूरा एक जंजाल बना हुआ है कि उन्हें आप पैसा देके। यही कारण है कि भारतवर्ष का छपा हुआ कोई भी साहित्य और कोई भी विद्वान विदेश में महत्व नहीं रखता है, क्योंकि आईसीसीआर के थ्रू ये जब विदेशों में गए हैं, मैं आपके सामने ऐसे लोगों को खड़ा कर सकती हूँ जो वहां रहने वाले हैं, जिन्होंने इनको भारत से लोगों को, हिंदी वालों को भारत से या विदेशों से आमंत्रित किया, सब कमीशन और इन्होंने कमीशन नहीं ली, इन्होंने जाकर वहां लड़कियों के साथ क्या क्या छेड़छाड़ की, और भारत की किस महिला को लिए क्या शब्द कहे, इतने, यानी आप किसी स्त्री के लिए जो सबसे घिनौने शब्द हो सकते हैं, इन्होंने भारत की कुछ महिलाओं के लिए कहा कि वो मेरी फलानी फलानी है, फलानी मेरी फलानी है, फलानी उसकी फलानी है, और फलानी उसकी फलानी है। ये ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही, और क्या नहीं गंदगी कर रहे हैं ये लोग इतने। इसीलिए मैंने कहा, बीच में असल में क्या हुआ कि वो बीच में हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई थी पुष्पिता जी, तो कुछ अंश हमारे नहीं आ पाए हैं। मैंने दोबारा शुरू की है, हमें कुछ चीजों को दोबारा दोहराना पड़ेगा, जो इस बीच हमने लगभग 10 मिनट रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, गत 10 मिनट, तो उन्हें हम दोबारा कह देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि अभी अभी हमारे भीतर, हम भी सभ्य समाज में रहते हैं, हम ये साहस नहीं जुटा पाते वाली बात नहीं है। हम शिष्टाचार में, या कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे जो कथन है ना, काटे चाटे श्वान के दो भांति विपरीत, मैं तो ये मानती हूँ कि इनके साथ दोस्ती भी बुरी, जैसे कुत्ता चाटे भी तो आपको हानि होगी, और कुत्ता काटे भी तो भी ना हानि होगी। तो मैं तो इनको वही श्वान समझती हूँ, और ये मेरे मित्र रहेंगे तो भी मेरा ही नुकसान है, हानि है, और शत्रु बनेंगे तो भी, तो मैं इसलिए अवॉइड करना चाहती हूँ कि इनके साथ दूरी भली है। और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे समय में जब हम अपने बहुत, जिसे कहना चाहिए एक भावुकता के उसमें है, और कई बार होता है कुछ बातें निकलती हैं कुछ, और मैं नहीं चाहती कि किसी दबाव में मैं आज रहूं, और कुछ चीजें जो कहना चाहती हूँ, मैं जो बातें आज हम कह रहे हैं, हम उन सबके प्रमाण, अनुभव, उदाहरण, हमारे पास संस्मरण और घटनाएं सब हमारे पास है। बस इतना ही है कि हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम खुलासे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी तथ्य आज आप बोल रही हैं या मैं बोल रही हूँ, वे सब प्रमाण है, सोदाहरण है और प्रामाणिक है। चाहे आपने प्रकाशकों की बात बोली है, पुरस्कारों का क्या है, ऐसे ऐसे पुरस्कार हैं जहां पर यह कहा गया कि एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया, मान लीजिए क को पुरस्कार दिया जा रहा है, फलाना 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 पुरस्कार 35,000 का, है ना। अब क को पुरस्कार देना है, और कहा गया कि हम तुम्हें इस वर्ष पुरस्कार घोषित कर देते हैं 35,000 का, 30,000 का, और तुम वहां स्वीकार कर लेना, वाहवाही हो जाएगी, अपने साथ प्रयोग करते रहना, स्टेज से उतरने के बाद बैक स्टेज वह पैसा पूरा आप हमें वापस कर देना। और मैं आपको ऐसी संस्थाएं और ऐसे लोगों के नाम बता सकती हूँ, वे कौन लोग हैं। मैं उनसे जुड़ी रही और अंत में उनसे अलग हुई और उनसे हाथ जोड़ लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि क्या गंदगी चल रही है
इस हिंदी साहित्य में। इसलिए आज मैं बहुत व्यथित होकर कहना चाहूंगी नई पीढ़ी को कि आप जब भी आप लोग विदेश में कोई रहता है इसलिए उसके साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, आप यह देखिए व्यक्ति कैसा है। और यदि मेरा तो बहुत स्पष्ट आकलन होता है, यदि किसी गलत व्यक्ति के साथ कोई मान लीजिए कि अमुक 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 अनिल या कोई भी एक अनिल या ज्ञान या प्रकाश या कोई भी एक XYZ नाम सोच लीजिए, है ना, अनुपम या कुछ भी एक नाम सोच लीजिए, जिस दिन मैंने देखा कि अमुक व्यक्ति किसी एक दुष्ट व्यक्ति, जिस तरह वह कल तक मेरे साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन कल परसों मैंने देखा कि वह उसके साथ भी जुड़ गया, तो मैं समझ जाती हूँ कि इसका कोई थाली का बैंगन है, इसको जहां से ज्यादा समझ रहा है कि वहां वाहवाही है, फिर मैं उससे थोड़ी कन्नी काटना प्रारंभ कर देती हूँ। तो इसलिए मैं तो नई पीढ़ी वालों से कह रही हूँ कि आप अपना मूल्यांकन करिए, आप अपने आप को तय करिए कि आप किसके साथ खड़े। आप अपने स्वार्थ के लिए हिंदी के साथ जुड़े हैं तो आप स्वार्थियों की जमात के साथ जुड़े हैं, आप उन्हीं के साथ जुड़े रहिए। आप मुझसे 10-10 हाथ दूर रहिए, ना मुझसे संपर्क करिए, ना मेरे परिचय में आइए, और ना मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। पर यदि आप वास्तव में एक मनुष्य, एक अच्छे, एक बेहतरी के लिए साहित्य में आए हैं, एक नए समाज के निर्माण और संस्कृति को कुछ देने के लिए या कुछ योगदान सुधार के लिए आए हैं, प्रचार के लिए आए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। या किसी बहुत अच्छे अच्छे भी लोग हैं, कुछ गिनती के लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन गिनती के लोगों की कोई पूछ नहीं है इस साहित्य, हिंदी साहित्य में। उन्हें वे बस अपने घर में, क्योंकि वे इन दुष्टों के साथ पार नहीं पा सकते हैं, वे थक हार कर वे, और उनका मन भी, उनकी मानसिकता, उनका व्यवहार भी ऐसा नहीं होता कि टक्कर लेनी है, जैसे प्रभु जोशी जी का हमने कहा, वे इस समाज के लिए नहीं बने हुए होते, और ना वे अपनी इन सब की जो दुधारी तलवारें होती हैं उनका वो कर सकते हैं। तो इसलिए वे अपने काम में लीन रहते हैं। आप खोजिए उन्हें, आप उनके पास जाइए। मैं नए समाज से कहना चाहूंगी, आपको काम करना है तो वैसे लोगों के पास। अन्यथा साहित्य में जो व्यभिचार, मैं सही शब्द है व्यभिचार, हिंदी साहित्य में व्यभिचार, गले तक डूबे हुए लोग हैं इस व्यभिचार में। व्यभिचार को उतने तक ही सीमित मत रखिए जो स्त्री पुरुष संबंधित का दैहिक व्यभिचार है। मैं सभी तरह का व्यभिचार, अर्थ शुचिता के नाम पर जीरो है हमारा हिंदी समाज। और ये वही हिंदी समाज है, क्योंकि हम हिंदी हमारे देश की संपर्क भाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है, और उसी के द्वारा अपनी बातें कही जाती हैं। इसलिए हिंदी समाज में या भारतीय समाज में स्थापित होने के लिए, अब ये जो भारतीय समाज है ये भारत में ही नहीं है, प्रवासी भारतीय और भारतवंशियों के रूप में पूरी दुनिया में वायरस की तरह फैल गया है। और इसलिए प्रवासी साहित्य तो हॉटकेक हो गया। आप और मैं कितनी बार बात हम करते हैं कि इसके सारे पर्दे उठाने बहुत जरूरी है। प्रवासी साहित्य के नाम पर जो गंद मचा हुआ है, जो दलदल फैलाई गई है, किसी को उसका भान नहीं है। और भारत में बैठे व्यक्ति सोचते हैं चलो विदेश वालों से संपर्क हो गया, कुछ हमें भी लाभ मिल जाएगा। इससे जो थोड़ा सा भी साफ सुथरा व्यक्ति आता है उसे वितृष्णा हो जाती है हमारे समाज से, हमारे साहित्य से और हम सब लोगों से। आप हिंदी का कोई हित नहीं कर रहे हैं, आप इस पाप में पूरी तरह से भागीदार हैं। यदि आप प्रवासी साहित्य के नाम पर, हमने पुष्पिता जी कितनी बार बात की, कितना बड़ा पाप फैला हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि जिनकी साहित्य की और कहा जाए कि संवेदना की और विचारों की, इन तीनों की ताकत जिनके पास नहीं है, भाषा की ताकत भी जिनके पास नहीं है, वो साहित्यकार बने हुए हैं। और आजकल जिस तरह से कि पीएचडी लिखने के लिए लोग 50,000 रुपए में किसी का भी शोध ग्रंथ लिख देते हैं, आजकल उसी तरह से कोई किसी के नाम पर कहानियां और कविताएं और उपन्यास भी लिख रहे हैं और वो उसके नाम से छप रहा है। और उन प्रतिष्ठा ये कि भाई उनको उन्होंने यश देने की प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी दी और पैसा भी लिया और उनके साथ खड़े होने की सुविधा भी ली है और उनके साथ दिखने की। तो कुल मिला करके जो अर्थ है इस देश में, भारतवर्ष में, और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में और देश के रूप में जो अस्मिता बननी चाहिए साहित्य की और साहित्यकार की,
उसके वो कितने बड़े कहा जाए कि वो शोषक हैं और हत्यारे हैं। और आज स्थिति यही है कि भारत में भी एक भारतीय नागरिक पर किसी को कोई विश्वास नहीं है, वो चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस अधिकारी हो। पुलिस वाले कहते हैं कि इतनी इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी नहीं होती थी। पुलिस, पहले तो पुलिस का एक कांस्टेबल को देख करके भी लोग हाथ जोड़ के वो होते थे। अब तो क्योंकि पता है कि वो चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, हाँ, अब तो और कमिश्नर तक आपराधिक आपने है। देख ही लिया। अच्छा, दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तो कविता जी ये आईएफएस है, क्योंकि ये विदेशों में नौकरी करते हैं। तो विदेशों में नौकरी करने के कारण विदेशों के पत्रकारों को इन लोगों से, इंडियन एम्बेसी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ये माने कि कहा जाए कि नाली के कीड़े की तरह इंडियन एम्बेसीज जो हैं पड़ी हुई। ये बहुत हम कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यही है कि कोई भी विदेश का पत्रकार, मैं बहुत ही उससे कह रही हूँ कि देखिए, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर, अपने देश की विदेश मंत्री या कोई भी मंत्री जब यूरोप आते हैं तो कोई टेलीविजन कवरेज नहीं होता है, किसी अखबार में कोई न्यूज नहीं होता। इसका कारण क्या है कि उस देश से दूतावास के संबंध ऐसे नहीं है कि दूतावास जब उन्हें खबर करता है कि ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो वो उसको कवरेज करें। और हमारे भारतवर्ष में क्या है कि कोई छोटे से देश का भी कोई व्यक्ति जाता है तो एयरपोर्ट से जो है रेड कारपेट बिछ जाती है और उसकी तस्वीरें जो है खंभों में लग जाती हैं। नहीं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो भारत से एक तो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसके बाद दूसरे मिनिस्टर्स हैं, ये राज्यसभाओं वाले हैं, फिर विधानसभाओं वाले हैं, फिर आईएएस और ये सारे अधिकारी हैं, ये भी अपने अपने। तो ये जितने फिर इनके पाले हुए लोग होते हैं जो सब, मैं आज से 6-8-10 साल पुरानी बात बताऊं, ये लोग आते हैं और ये चाहते हैं कि मैं फलाने का फलाना हूं। और जो विदेशों में बैठे हुए भारतीय जो थोड़े जिनकी कोई प्रतिभा नहीं है लेकिन उन्हें भारत में अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, ये लोग क्या करते हैं, मैं इसकी गवाह हूं। तो वो क्या कर रहे थे कि अपने किसी परिचित रेस्टोरेंट में उनको खाना वाना खिलवा देंगे, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ आते हैं, जैसे विदेश टूर मिल गया भारत सरकार से या राज्य सरकार से उनको, है ना, या विभाग से। तो टीए डीए वगैरह उनका क्या हो जाता है कि यहाँ तो उसने खाना खिला दिया, खाना इतना तो ऐसा कोई पड़ता नहीं है थोड़ा, लेकिन उसको सारा टीए डीए अगर वो पाउंड में है या डॉलर में है, उसके उतने बच जाते हैं जो वो अपनी जेब में डालता है। और इधर जो उसको होस्ट कर रहा है या जो उसको खाना खिलाने या इधर उधर ले जा रहे हैं, वो लोग फिर वो उनकी जेब में आ जाते हैं। फिर वो उन अधिकारियों, मिनिस्टरों और मंत्रियों के सहयोग से भारत में वो अपनी वाहवाही करवाते हैं। और ये विदेश विभागों में या दूतावासों में भी जो अधिकारी बनकर आते हैं, बहुत कड़े रहस्योद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। आज पुष्पिता जी ने भी जैसे कहा, मैं उसी बात में जोड़ना चाहूंगी, आपने कहा ये जो एम्बेसी या हाई कमीशन वगैरह है, ये नाली के कीड़े जैसा। तो वास्तव में ये आते हैं तो भारतीय लोग इन्हें अपने घरों में ले जाते हैं, उनके परिवार को कुछ दिन घुमा दिया, टहला दिया, उपहार दे दिए, उनके नगर घुमा दिया, और सदा के लिए वो अधिकारी जो है, जो कंसुलेट में, हाई कमीशन में या एम्बेसी में आया, वो सदा के लिए उनकी जेब में चला जाता है। वो जितने 3 साल रहता है उतने 3 साल आप थोड़ा थोड़ा कर दीजिए उनको, कभी कार में ले जाइए, कभी घुमा दीजिए, कुछ गिफ्ट ले जाइए, आपके संबंध सदा के लिए बन गए। अब वो किसी दूसरे देश में है, वहां से भी आपको लाभ पहुंचाएगा। भारत में है, विदेश मंत्रालय में एक बार आ गया, एम्बेसी वगैरह में, तो भारत में भी किसी ऐसे स्थान पे रहेगा ही, और बस फिर आप लाभ लेते रहिए उनसे जाकर। तो ये विदेशों में बसे हुए भारतीयों ने भी ये धंधा बना रखा है। हाँ, क्योंकि देखिए दुरुपयोग का, और भारत की सरकार की कमेटियों में घुसने का ये बड़ा सरल मार्ग बन गया। भारत सरकार को चाहिए, मैं इस बातचीत के माध्यम से आज मैं सरकार का ध्यान इस ओर गया होगा, जानती हूँ सरकार बदली हुई है, लेकिन मैं आज इस माध्यम से हम दोनों इन चारों संस्थाओं की ओर से अपनी यह आग्रह करना चाहते हैं कि जो विदेश विभाग के लोग हैं, यानी कवि जो आते हैं,
जो यहाँ पर कवि आते हैं वे 3-3 लाख विदेश मंत्रालय में रिश्वत देते हैं, 1-1 2-2 लाख रिश्वत देते हैं कि आप हमें इस वर्ष अमेरिका का वो करवा दीजिए। उसके बाद उनके संपर्क बन जाते हैं, जो उन्हें अपने यहाँ घर में ठहरा लेता है, चाहे वो किसी भी वो हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति है, जब वो आएगा कुछ भारतीय लोग उन्हें अपने घर में ठहराएंगे और बदले में उनसे पद ले लेंगे। अभी अभी आपने देखा जो उदाहरण आया। और उसी तरह से देखिए कि जो संपादक हैं वो भी इसी तरह, जबकि दूतावासों का काम संस्कृति, एक कल्चरल अताशे होता है, एक हिंदी अताशे होता है, उस कल्चरल अताशे को काम करना है ना, लेकिन कभी भी उस देश की ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें बुलाएंगी वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका वो इसका अपना दायित्व ही नहीं समझते। उनका वो ये काम करते हैं कि किस तरह से संस्कृति अताशे के रूप में और हिंदी अताशे के रूप में भारतवर्ष से कवियों, लेखकों और संस्कृति कर्मियों को बुलाएं और उनमें आईसीसीआर भी कमीशन खाए और ये भी कमीशन ले। बिल्कुल। और जा जाकर जब ये लोग हिंदी अताशे वगैरह ये लोग जब भारत गए हैं, जा जाके प्रवासियों की संस्था बना लो, ये कर लो वो कर लो, कि इस तरह से फिर अपनी दुकान सदा के लिए चलती रहे और वो चलाते ही रहे। इस रूप में आप देखा जाए कि अब जो प्रवासी साहित्यकारों के रूप में वही लोग दिखाई दे रहे हैं कविता जी, जो इस तरह की प्रक्रिया में भारत में साहित्यकार के रूप में पहुंचे हैं। बिल्कुल। और क्या, जो जिन और यह बीमारी अब जो विदेश मंत्रालयों से लोग गए हैं उन्हीं तक सीमित नहीं रही, अब भारत के विश्वविद्यालयों में भी पहुंच चुकी है। हाँ। वे भी ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जिनके साथ उनके कनेक्शन बन जाए, उनके थ्रू वो विदेशों में कहीं कुछ जुगाड़ लग जाएगा, उनकी बायोडेटा में आ जाएगा, हमने फलाने जगह फलाना किया, हम अंतरराष्ट्रीय विद्वान है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं, और वो अपना लाभ लेगा। और ये जो प्रवासी हैं इनको यह लाभ मिलेगा कि भारत जाएंगे तो इनकी वाहवाही होती रहेगी, कुछ कार्यक्रम हो जाएंगे, अवभगत होगी, कुछ अखबारों में कवरेज हो जाएगा, अखबार वालों को लगता है कि हम अगर कवरेज कर देंगे तो विदेश में हमको प्रतिष्ठा मिल जाएगी, विदेश जाने को मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के देखिए कि साहित्य, संस्कृति और कला एक कमोडिटी हो गई है, बनस्पत की किसी देश की अस्मिता होने की जगह, और इसे कमोडिटी के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने को स्थापित करने के लिए। और वो अपने को स्थापित करना इतना व्यक्तित्वहीन है और इतना, जिनके पास भाषा की शक्ति नहीं, जो संवेदनशील नहीं है, जो विचारवान नहीं है, जो चिंतक नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, सबसे बड़ी बात है, और जो मनुष्य के रूप में अपने मानवता को नहीं धारण किए हुए हैं, ऐसे लोग इन सारी उपलब्धियों को पाने के लिए साहित्य, देश का साहित्य और देश की भाषा का मुकुट लगाए हुए घूम रहे हैं, जबकि असल में जहां काम करना चाहिए। मैंने देखिए उसी तरह से हल्के से अगली बार हम लोग बात करेंगे कि आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए जितने एनजीओ भारत में बने हुए, हर प्रदेश में कम से कम 1000 एनजीओ, क्योंकि जो लोग ये IRS वाले जो हैं, आयकर डिपार्टमेंट जो उनको 12A और ATG इशू करता है, वहां से बात हुई, पूरे दिल्ली में 50,000 एनजीओ हैं। ये एनजीओ जो हैं ये दूसरे तरह से डोनेशन सिर्फ लेते हैं और कितना काम करते हैं देश के। और हमारे साहित्य वाले ही नहीं, अब तो यह बीमारी पत्रकारों तक, पत्रकारिता प्रदूषण से बिल्कुल जिसे ग्रस्त है इस समय लिप्सा, और इतने दोयम दर्जे की पत्रकारिता हो रही है, प्रायोजित पत्रकारिता, सब बिके हुए हैं। और इससे भारत, इनको ये नहीं लगता कि हमारे इस टुच्चेपन से, चाहे वो साहित्य वाले हैं, भाषा वाले हैं, या पत्रकारिता वाले हैं, या मीडिया वाले हैं, या किसी के भी हैं, यह मुझे नहीं पता अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य और पत्रकारिता या मीडिया की क्या स्थिति है, लेकिन हिंदी का यह सब। और मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, हिंदी के सारे सरकारी पुरस्कार, सारी जो राज्य स्तरीय अकेडमियां हैं, संस्थान है, और भारत सरकार के सारे पुरस्कार, जिसे कहते हैं ना इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिए जाने चाहिए, सब बंद कर। और खासकर ये जो पुरस्कार लौटाऊ गैंग था, उसके बाद सम्मानों की जो धज्जियां उड़ी हैं, उसके बाद तो इन पुरस्कारों का कुछ रहा नहीं औचित्य। अभी भी अपने जूते की नोक पर इन पुरस्कारों को रखते हैं, फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं उसके साथ,
इन पुरस्कारों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। इन पुरस्कारों के कारण यह स्वार्थ और लिप्सा आई है और उसी के कारण यह गंदगी पूरी बढ़ रही है और इससे साहित्य का विनाश हो रहा है। यह व्यभिचार बढ़ रहा है, साहित्य का विनाश हो रहा है, संस्कृति का विनाश हो रहा है, राष्ट्र की छवि धूमिल हो रही है क्योंकि पत्रकारिता में आ चुकी है और इससे पूरी राजनीति प्रभावित हो रही है और पूरा देश प्रभावित हो रहा है। तो सरकार को बिल्कुल इस पर अंकुश लगाना चाहिए। बल्कि देखिए आपकी जो स्थिति है कि सरकार इनको प्रश्रय देती रही है और इस प्रश्रय देने में क्या होता है कि लोगों का ध्यान सरकार की का जो काम होना चाहिए उस ओर नहीं जाता है। और लोग आश्चर्य करते हैं यूरोप में, कविता जी आप तो यूरोप भी रही हैं, कि भारत वो जब मैं भारत जाऊं तो मुझे जो सम्मान, महत्वपूर्ण सम्मान मिले तो कहें, उन लोगों ने मुझसे कहा कि पुष्पिता जी भारत में कितने सम्मान दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। तो मैं उसको ढक देती हूँ कि भाई आबादी बहुत है और लेखन उर्वर धरती है, इसलिए लोग लिखते पढ़ते रहते हैं, इसलिए इतनी संस्थाएं हैं और इतना सम्मान दिया जाता है। अब देखिए नीदरलैंड में दो सिर्फ सम्मान है, एक सम्मान सरकार की ओर से है, एक सम्मान, और एक सम्मान यहाँ की लिबरिस प्रकाशन है वो देता है और वो पांडुलिपि पे देता है और वो पुरस्कार वो पांडुलिपि पे देता है और उसके बाद में सब लोग इकट्ठा होते हैं जिन लोगों ने अपनी पांडुलिपियां जमा की हैं, वो 100-150 जितने भी होते हैं, उस ये हेनिकन जो बियर है उसी के वहां एक आधा जो कहा जाए वो नहर के भीतर वो रेस्टोरेंट है, वहीं पर वो होता है कार्यक्रम। तो वहां वो अनाउंस किया जाता है वो पुरस्कार उसी समय और कितने लोगों ने भाग लिया। यहाँ तो कोई आधार ही नहीं किसी को क्यों पुरस्कार दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है। अच्छा, लिबरिस जिस विस्थापन पर अब इतनी तेजी से बात हो रही है, 15 साल पहले इटली में जो विस्थापित साउथ अफ्रीका से समुद्र से आ जाते थे और इटली में पानी के जहाजों से वो फिर इटली प्रवेश करते थे और इटली से वो इस तरह से यूरोप में आते थे और वो अपना पासपोर्ट वगैरह सब फेंक देते थे और कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं, मेरी आइडेंटिटी है। हाँ, और इस तरह से प्रमाणित करोगे हाँ कि यहाँ और वो फिर यूरोप के देशों में वहां से धंसना शुरू किया। तो उस पुरस्कार के लिए ये फाइफर एक राइटर हुए, तो उनको जब इसकी खबर मिली, पत्रकार थे और पत्रकार होने के बाद वो इटली के उस मुहाने पर गए जहां इस तरह की घटनाएं होती थी और तब उन्होंने एक उपन्यास लिखा, उस पर उनको लिबरिस प्राइज मिला। उस समारोह में फिर हम भी गए थे, उसके बाद में भी एक दो और ये हेरमन फरफीन बहुत ही प्रभावशाली पोएट हैं, कवि, और हेरमन फरफीन कविता जी उनके टिकट जो हैं थिएटर्स के 6 महीने पहले बुक हो जाते हैं और सबसे पीछे का टिकट 65 यूरो का होता है और कहीं सीट नहीं होती। तो जब हमने लास्ट में अनाउंस अखबार में खबर आई तो अब चूंकि शुरू में गए थे तो उतना अभ्यास नहीं था, तो पता चला, तो फिर हमको अंतिम सीट का टिकट मिला और हमने लिया। तो फिर हमने हेरमन फरफीन पे कविता लिखी उनके, क्योंकि अब वो कविता बहुत अच्छी बन गई, 11 पेज की कविता। फिर उसका अंग्रेजी में उसको किया, उसके बाद में डच में किया और वो कविता हमने उनके पास भेजी, हेरमन फरफीन के पास, और वो इतने खुश हुए कि उसके बाद से जब उनका कहीं कार्यक्रम होता है मेरे लिए आगे की सीट का टिकट वो भिजवाते हैं। और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने अपने फेसबुक में मेरे बारे में लिखा, वो अपनी माँ को रोज चिट्ठी लिखते हैं, माँ उनकी नहीं है, माँ को बहुत चाहते हैं। और बाद में फिर उन्होंने एक दिन अपने घर मुझे बुलाया, जो कि विदेशों में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि विदेशों में तो कवि लेखक किसी के घर ना तो जाते हैं और ना किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं। वहां हम गए तो 2 घंटे की बातचीत होनी थी, फिर 4-5 घंटे तक बातचीत होती रही और उस बातचीत में पता चला कि वो कृष्णमूर्ति से बहुत प्रभावित है और ये शुरू में कहीं कुछ पता नहीं था। उन्होंने डच में मेरी जो उन पर कविता लिखी थी, वो इतने खुश हुए, कहा कि आई डोंट नो इन दिस वे कि आई एम राइटिंग माय पोएम्स, यू आर द फर्स्ट पर्सन
जिसने हमारी कविता को इस एंगल से देखा, इस रूप में देखा। अच्छा, चूंकि हमने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी साहित्य की पढ़ाई की है, तो पूरी संवेदना की विरासत हमारे पास है। उस तरह से हमने उनको देखा और उन पर लिखा निस्वार्थ भाव से। तो उन्होंने फिर जब बताया तो उन्होंने कहा कि 40 वर्ष की उम्र में मेरा अपनी पत्नी से डिवोर्स हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इमोशनली बहुत चाहता था कि अब कैसे क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम एम्स्टर्डम में घूम रहे थे, तो वहां एक शॉप थी, वहां मुझे कृष्णमूर्ति जी की किताब मिली और वो डच भाषा में थी। उसने मेरा जीवन बदल दिया और तब से मैंने कविता लिखी और आज मैं यहाँ हूं जहां आप देख रही हैं। और कविता जी उनकी कविताओं का मैंने नीदरलैंड सरकार के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें उनको या तो उसके संचालन के लिए या उनको कविता पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। और जर्मन जब हम गए तो वहां रोड में जो खंभा लगा था वहां पोस्टर लगा था हेरमन फरफीन का, क्योंकि वो जर्मन और डच 2 भाषाओं में लिखते हैं। तो मैंने जिस तरह से हमारे यहाँ फिल्म स्टार्स के भारत में पोस्टर लगते हैं उससे उस तरह से लगते हैं, लेकिन वो एक कवि, फिर उन्होंने अपने वहां पर आर्ट हाउस में मुझे क्रिएटिव राइटिंग के क्लासेस के लिए भी रखा, तो महीने में 1 दिन मैं क्लास लेने के लिए जाती थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो मेरी क्षमताओं से, मेरी बातचीत से वो रूबरू हुए और हम भी उनसे हुए। ये प्रसंग सिर्फ बताना हमने इसलिए जरूरी समझा कि उसी तरह की सहजता जो प्रभु जोशी जी में है, वैसी ही सहजता हमने हेरमन फरफीन में देखी, वैसी ही हमने फाइफर में देखी। और आप देखिए कि ये तीनों के तीनों जो लोग हैं ये भारतीय संस्कृति से, और भारतीय संस्कृति का जो वर्ल्ड टीचर रहे हैं जे कृष्णमूर्ति, वही उसी संस्था में मैंने भी पढ़ाई की। तो एक वर्ल्ड टीचर, और देखिए जे कृष्णमूर्ति किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, उनको अलग से रखा गया। एनी बेसेंट ने अलग से उनके लिए प्रशिक्षक रखे जिन्होंने उनको शिक्षित किया और वर्ल्ड टीचर के यहाँ तक उनको पहुंचाया। अभी देखिए विश्व गुरु की तलाश हो रही है ना, लेकिन हमारे ही देश में विवेकानंद हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं दक्षिण भारत से। अगर हम उत्तर भारत से एक को ले लें, एक को दक्षिण भारत से ले लें तो भारत समझ लें। लेकिन सवाल ये है कि कविता जी, भारतवर्ष का बुद्धिजीवी अब संभलना ही नहीं चाहता है। वही तो मैं यही तो कह रही थी कि देखिए इन्हें लाभ तो इतना चाहिए, लोभ तो ऐसा है कि हाय हिंदी वाले को कोई नोबेल नहीं मिलता, हाय हिंदी वाले को ये नहीं है। कहाँ से मिलेगा आपको? आप अपना व्यक्तित्व देखिए। विदेशों में ये जो ICCR के माध्यम से जाते हैं, इनके कारनामों पर 10 पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। और सारी दुनिया और सारे बच्चे और छात्र जो उस भाषा में आए हैं वे उसे जानते हैं। वो हिंदी वालों को आप इन्हीं के चरित्र के और आचरण के माध्यम से समझेंगे। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, सारे फेसबुक में भी ट्रांसलेटर टूल्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन विद्यमान है वहां। सब लोग देखते नहीं है आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं। और फेसबुक तो इतना इतना वैसा टूल है कि कोई वहां अपने, जिसे कहते हैं ना, जो अपने व्यवहार की, अपने चरित्र की वहां कोई भात छिपा ही नहीं सकता है। आपने किसको लाइक किया, कैसे लाइक किया, कब क्या बोले, कब क्या नहीं बोले, कहाँ बोलना चाहिए और चुप रह गए, किस समय क्या समाज में चल रहा था और आपने चुप्पी लगा ली, और क्या समाज में नहीं चल रहा था आपने उसे फैलाया। हर चीज से आपके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है और सब चीज स्पष्ट रहती है। तो ऐसे में आप किस साहित्यकार को आप आशा कर सकते हैं कि उसे नोबेल मिले या ऐसा हो या वैसा हो? आपने कभी, यानी मैं थोड़े कठोर शब्दों में बोलूं तो कहना चाहिए, जैसे जैसे बोलचाल में कहते हैं ना, आपने कभी शीशे में अपना चेहरा देखा है? तो मैं तो पूरा कहना चाहूंगी, हिंदी समाज, हिंदी लेखकों, आपने कभी शीशे में अपना चेहरा देखा है? और ये जो हिंदी का जो एक आलोचक है, और आप समझ जाएंगी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, एक आलोचक है जो सदा अधिकारियों पर ही आलोचना लिखता था, क्योंकि उसे लगता था कि अधिकारियों की से जो भी लाभ मिल रहे हैं, आप समझ सकती हैं उन्हें। वह अब ग्रंथ लिखने लगा है
कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ये कवि, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्रियां, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ 10 ये, यानी वो कैसे कितनी पक्षपातपूर्ण, कितनी झूठी सूचियां जारी की जा रही हैं और कितना कितना वितंडावाद मचा हुआ है। और देखिए कि कुछ लेखिकाएं, कुछ उपन्यास लेखिकाएं, उपन्यासकार, कथाकार, लेखिकाएं जिस समय आयोजित रूप से उनको सम्मानित किया जाता है, उसके 1-2 साल तक तो वो दिखाई देती हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देती। हाँ, क्योंकि देखिए रचनात्मकता की जो ऊर्जा है और उसका जो प्रकाश है, अगर शब्दों की वास्तविक शक्ति के साथ, उन शब्दों के साथ वो साहित्य में आता है, तो वो साहित्य ग्रंथ जो है वो प्रकाश ग्रंथ की तरह हमेशा रहेगा। और चूंकि वो प्रकाश ग्रंथ जिस रचनाकार के व्यक्तित्व से पैदा हुआ है, उस व्यक्तित्व का प्रकाश भी उस रचनाकार के भीतर भी रहेगा और समाज में भी रहेगा। लेकिन ये सारा जो लेखकीय, इसीलिए देखिए हम लोग को शब्द को ब्रह्म कहते हैं। अब हम कहने लगे कि शब्द ईश्वर है, वर्ड इज गॉड, क्योंकि हमें दुनिया में ये बात कहनी है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म यही कहा जाता है। तो शब्द ईश्वर है। जिस दिन हम ये मान लेंगे, उस दिन शब्दों का गलत इस्तेमाल हम छोड़ देंगे, क्योंकि ईश्वर से हम गलत काम नहीं ले सकते। नहीं, मैं तो सही शब्दों में कहे, सरस्वती से व्यभिचार किया जा रहा है। बिल्कुल, ये किसी को लग सकता है कि ये आपत्तिजनक है, लेकिन क्या है कविता जी, आप देखिए कि जो लक्ष्मी की, दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति है। तो हम कह रहे हैं ना कि रचनाकार, साहित्यकार और संपादक और प्रकाशक और मीडिया कर्मी और ये सरकारी तंत्र जिस तरह से साहित्य का शोषण कर रहे हैं, उसी तरह से समाज का भी वो शोषण कर रहे हैं, क्योंकि समाज का शोषण करने के बाद ही साहित्य के शोषण करने की प्रवृत्ति उनके भीतर बनती है, क्योंकि वो उनकी आदत में शामिल है। नहीं, प्रभु जोशी के सब उपन्यास अप्रकाशित पड़े। आप सोचिए, उन्हें इतने जीनियस व्यक्ति को प्रकाशक नहीं मिलता, क्योंकि प्रकाशकों के मुंह इतने खुले हुए हैं, क्योंकि ये विदेशी जो प्रवासी हैं, इन लोगों ने इतना लालच उनको भर दिया है कि आएंगे तो हम गिफ्ट का सूटकेस भरकर लाएंगे, आएंगे तो हम शराब की बोतलें लाएंगे, आएंगे तो तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे बच्चों को फ्री डिनर और फ्री ट्रिप करवाएंगे, स्थानीय घुमाएंगे, और उनके मुंह इतने चौड़े हुए हैं, उनके बाल बच्चों को भी पालते हैं। आप भारत के बड़े प्रकाश को देख लीजिए, उसका बेटा आ रहा है, उस बेटे की बेटी आ रही है, सबको ये लोग लंदन आ जाइए या ह्यूस्टन आ जाइए या अमेरिका आ जाइए या फलाने आ जाइए, जहां भी, जिस भी देश में जो भी रहता है। ये तो मैंने उदाहरण स्वरूप और इसी प्रक्रिया से कई रचनाकार पैदा हो गए। और क्या, क्योंकि वो बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने बदले में जाके, उन्होंने जो उनके हाथ में जो था उन्होंने वह इनको दे दिया, इनके हाथ में जो था इन्होंने दे दिया। तो ये बराबर का लेन देन बना हुआ। और प्रतिभा, जिसके पास प्रतिभा, जो असली आना चाहिए था, यानी अगर प्रभु जोशी के उपन्यास प्रकाश में आए, उनका रचनाकर्म, उनकी कहानियां, किसी को नोबेल की बात होनी चाहिए थी, तो पिछले 10-20 साल में तो प्रभु जोशी का वह प्रकाश में आकर उनको उसका अंग्रेजी अनुवाद करते, उसे वैश्विक साहित्य पे लाते, तो संभवतः हिंदी को एक नोबेल मिल सकता था, संभवतः मिल सकता था। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सच में उस व्यक्ति के पास प्रतिभा थी, लेकिन हमने पूरे हिंदी समाज को अपने स्वार्थों से वो कर दिया है, उस संभावना से वंचित कर दिया है हमने। हम लोग को कविता जी ने इसी तरह से कभी जो है बेस्ट सेलर्स पे भी बात करनी चाहिए, कि जो यूरोप में भारतीय अंग्रेजी के लेखक जो यूरोप में बेस्ट सेलर बने हैं, वो कैसे बने हैं और क्यों बने हुए हैं, जबकि उनके पास भारतीय संस्कृति का जामा उसमें नहीं रहता है। लेकिन ये बात इतनी सच है कि विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रचार उतना अंग्रेजों ने और अमेरिकन ने नहीं किया जितना भारतीयों ने किया है। वो भारत में भी अंग्रेजी का प्रचार कर रहे हैं और भारत से बाहर भी अंग्रेजी का ही प्रचार कर रहे हैं। तो ये उन अंग्रेजी प्रचारकों में से हैं जिनको कि बेस्ट सेलर्स के अवार्ड मिल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और असल में वहां भी, अब यहाँ भी तो कोई कम वैसे लोग थोड़े हैं, यहाँ तो पूरी लॉबी है
जो आप भारत को गाली दीजिए तो आपको हाथों हाथ उठा लेगी। जैसे भारत में इसी लॉबी की एक कंपनी भारत में काम कर रही है, सक्रिय है। इसी लॉबी के प्रतिनिधि, कंपनी नहीं कहा, इसी लॉबी के प्रतिनिधि भारत में एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, जो जितना भारत को गाली दे। अभी देखिए वो बीबीसी ने प्रकाशित किया और उस पर टिप्पणी क्या आई कि अच्छा है भारत की धुलाई हुई, ताली बजाओ। ताली बज रही है उस पर कि भारत की अच्छी धुलाई की है बीबीसी ने, वाह वाह वाह। हाँ, और दूसरी देखिए, अभी कोरोना के समय भारत इतने कष्ट में है, तो विदेश की इस नीति को हम भारतीयों को देखना चाहिए कि 40 देश विदेश को, भारतवर्ष को सहायता भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये प्रचारित कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है विफल है। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार विफल है, इसको प्रचारित करने के लिए वो सहायता की जा रही है, और क्या। और ये सहायता उनके लिए, कोरोना वाला षड्यंत्र तो बहुत ही भीषण है। मैं अभी क्या उस पर मैं जाना नहीं चाहती और इस तरह से बोलना उचित भी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अलग कैमरास के, लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड, जो दोहरी चाल है, कि अगर आपको ये लग रहा है कि भारतवर्ष की सहायता करनी चाहिए, वो संकट में है और 40-50 देश विश्व के लगे हुए हैं और महत्वपूर्ण देश, वही देश फिर क्यों भारत की सत्ता की आलोचना करने में लगे हुए हैं? तो इसका मतलब है कि आप एक हाथ से दे भी रहे हैं, दूसरे रूप से फैलाया गया है इसको, इस संक्रमण को अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। अगर ऐसा ना होता तो देखिए अभी आज लगभग 650 सिलेंडर किसके घर से मिले हैं। पंजाब में जो इंजेक्शन ये है रेमडेसिविर क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो सरकार को जो डोजेस दी गई हैं, उन्होंने नदी भाखड़ा नदी में बहती हुई पाई गई हैं, जो मुफ्त वितरण के लिए सरकार को दी गई थी, है ना। और 1500 बेड तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह से नकली नामों से बुक करके रखे गए हैं, जबकि वहां कोई नहीं था, वहां पर खाली पड़े हैं वो बेड। तो इसके पीछे षड्यंत्र। जी, अमेरिका से ही एक सूचना आई थी कि इतनी विदेश से सहायता पहुंच रही है, लेकिन वो जा कर रही है भारत। नहीं, यहाँ तो मुझे लोग प्रतिदिन भेज रही हैं। मेरी एक मित्र है, वो प्रतिदिन कहती है कि वो कहाँ जा रही है, कुछ नहीं है, हम तो नहीं भेजना चाहते, सरकार अपने पास कब्जे में रख रही है, सरकार सही लोगों तक दे नहीं रही है, सरकार ने छिपा के रख लिए हैं। तो ये जो है कस्टम डिपार्टमेंट से शुरू हो जाता है। देखिए कविता जी, अभी हम लोग साहित्य की बात कर रहे थे कि साहित्य में क्या स्थिति है, दरअसल पूरी व्यवस्था में ये स्थिति हो गई। जी हाँ, पूरे भारत विरोधी मानसिकता, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारत देश, भारतीय अस्मिता, इस सबके विरुद्ध एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। और हमारे समाज ने अपने छोटे छोटे तुच्छ लाभों के लिए इसमें वे भागीदार बने हुए हैं। मेरी शिकायत उन लोगों से है जो इसमें भागीदार, मेरे यानी मैं रत्ती भर भी आंख में मेरे सम्मान नहीं है उन लोगों के लिए। व्यक्तिगत मित्रता की मर्यादा और शिष्टतावश, मैं शिष्टतावश उनसे बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं रत्ती भर सम्मान मेरे लिए नहीं है। मेरे मन से, जिसे कहते हैं ना, कई बार आप किसी व्यक्तियों को मिलते हैं, आप दूर से भी देखें, एक व्यक्ति ने किसी का, हम देखते हैं यहाँ वो सड़क पार करा दी किसी अंधे को, हम उसे नहीं जानते, दूर से देख रहे हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो हमारा मन उसे असीसता है ना। और इसी तरह से कईयों को मैं नहीं जानती, लेकिन जो सारे इन षड्यंत्रों में लगे हुए हैं, मेरे मन से उनके लिए श्राप निकलता है। मैं सच बोलूं, श्राप निकलता है इन सब के लिए। बहुत कहना चाहिए निपुते होकर, मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत बहुत गंदा श्राप निकलता है। इन्होंने जो पाप किया है भारत माँ के साथ, देश के साथ, संस्कृति के साथ, साहित्य के साथ, और साहित्य के जो इतने विलक्षण लोग हुए निराला को खत्म करने में। आप सोचिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में निराला को सम्मिलित ही नहीं किया जाता। देखिए पक्षपात की सिवा, अगर रामविलास शर्मा न होते तो निराला को कोई जो आज हम समझते हैं वो कोई ना बताने वाला होता। देखिए उसी तरह से भारतेंदु, हिंदी भाषा के लिए भारतेंदु जी ने जो काम किया, अगर रामविलास जी नहीं होते तो उसको महत्व नहीं मिल पाता। राहुल सांकृत्यायन ने कितना बड़ा काम किया है और कितने कष्ट में काम किया है, लेकिन उसका ना तो कोई साहित्यकार उल्लेख करता है। जबकि हम जब शिव प्रसाद सिंह जी से बातचीत करते थे बनारस में,
कथाकार थे, और उनको भी कम्युनिस्टों ने बहुत तकलीफ दी शिव प्रसाद जी को, और वो बताते भी थे। तो अब आप देखिए कि शिव प्रसाद सिंह जी जब बातचीत होती थी तो राहुल सांकृत्यायन जी का नाम लेते थे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके गुरु थे। तो एक प्रसंग मैं जरूर आचार्य चतुर्सेन के साथ क्या हुआ, अजय के साथ क्या हुआ, रामविलास शर्मा जी के साथ क्या हुआ, बाद में त्रिलोचन के साथ क्या हुआ, इन्होंने जो भी आचार्य रचनाकार हुए हैं, जो भी थोड़ा जो जिसे कहना चाहिए मूल्यों की बात जिसने भी की है साहित्य में, समाज में, इन सब चीजों में, इन्होंने उन मूल्यों की बात करने वाले सबको धकिया दिया बाहर हमारे समाज में। एक ये प्रसंग मैं इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि हमारे जो युवा वर्ग और संवेदनशील लोग सुन रहे होंगे, लेखक और नई पीढ़ी, तो शिव प्रसाद जी ने बताया, तो वो रात दिन जो है लिखने पढ़ने के काम करते थे, और कभी 11 बजे 12 बजे फोन करे। तो हमने कहा कि शिव प्रसाद जी आप सोते कब हैं? कहते हैं हाँ, पान खाते थे ना। उन्होंने उनकी बहुत अच्छी तस्वीरें भी ली थी। तो कहने लगे कि अच्छा सवाल किया। कहा यही सवाल हमने हजारी प्रसाद जी से किया, क्योंकि मैं उनका शिष्य था, और मैं जब 12-1 बजे सोने जाता था तो वो जागते रहते थे, काम करते रहते थे, और जब मैं 4 बजे उठता था तो भी मैं देखता था कि वो जग चुके हैं और काम कर रहे हैं। तो कहते एक दिन मैंने पंडित जी से पूछा कि आप सोते कब हैं? माने हम कोशिश करते हैं कि आपके सोने के बाद हम सोएं और आपके जागने से पहले हम जग जाएं, क्योंकि शिष्य हैं आपके, लेकिन हम ये कर नहीं पाते हैं, असफल होते। तो आप ये बताइए। तो पंडित जी ने हंसते हुए कहा कि यही सवाल हमने राहुल जी से पूछा था, राहुल सांकृत्यायन से, क्योंकि हमने उनको कभी अपनी आंखों के सामने सोते हुए नहीं देखा और न कभी जगते हुए देखा। तो माने ये साहित्य की मनीषा है, हमारे देश की ये साहित्य की परंपरा है। और कविता जी मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने कृष्णमूर्ति जी को 15 साल हर वर्ष 1 महीने के लिए वो कृष्ण आते थे राजघाट, मैंने सुना उनको। मैं भाग्यशाली हूं कि शिव प्रसाद सिंह जी की मैं शिष्य रही। मैं भाग्यशाली हूं कि अमृत राय जी से मैंने प्रेमचंद जी के सारे संस्मरण सुने, और मैंने 5-6 साल, जब तक मैं विदेश के लिए नहीं निकली थी तब तक अमृत राय जी का विश्वास। और वो मुझसे कहते थे, उन्होंने बताई, ये बात भी बताना जरूरी है, कहते थे कि मैं इलाहाबाद में उनका धूप छां घर था, उसमें जब गई तो कहा कि डिनर के बाद पुष्पिता मैं 2 घंटे इस इडियट के सामने बैठता हूँ, टाइपराइटर, और वो कहता है कि तुम 2 घंटे तुम्हें लिखना ही है कुछ, और तब मैं अपने अनुभव, अब मुझे लिखना ही है, इसको मैं अपना अनुशासन मानूं या इसका आदेश मानूं, और इस तरह से हमने लेखन किया। दूसरी बात उन्होंने कही, कलम का सिपाही हाथ में लेकर के, लंबे से थे, नीली सी आंख, तो उन्होंने कहा कि पुष्पिता, ये जो कलम का सिपाही है ना, अगर ये किताब नहीं होती तो प्रेमचंद मरदूत को कोई जानता नहीं। यही शब्द थे उनके। मैं ही था कि कलम का सिपाही लिखा तो लोगों ने जाना प्रेमचंद को। और आज स्थिति ये है, क्योंकि हर पाठ्यक्रम में प्रेमचंद रहेंगे, इसलिए अमृत राय नहीं। और अमृत राय जी 6 भाषाओं के अच्छे व्याख्यान देने की सामर्थ्य रखने वाले भाषाविद थे, बांग्ला, उर्दू, जर्मन और फ्रेंच, इस रूप में वो बुलाए जाते थे। लेकिन ये जो साहित्य गलत ढंग से, तो इन लोगों की चर्चा इसलिए भी करना जरूरी लगा कि ये लोग हुए जिन लोगों ने कि हमारे भीतर साहित्य के संस्कार डाले, और जब बातचीत होती थी तो वो उन लोगों की बातें करते थे, और उसने उस परंपरा ने हमको लेकर फिर मुझसे कहने लगे कि जब मुझे कुछ होगा तो ये मेरा सब सामान तुम ले लेना, और इस टाइपराइटर को 2 घंटे जरूर लिख करके, इसको चाहे गुरु मान लेना या मेरी सौगात मान लेना, लेकिन इस पर तुम 2 घंटे जरूर लिखना और खूब लिखना। दूसरे उनका कहना था कि मैं खादी के मोटे कुर्ते पहनती थी, कि ये खादी का कुर्ता मोटा नहीं पहना करो, नहीं तो तुम्हें कोई आदमी नहीं मिलेगा। तो इसकी भी उनको बड़ी चिंता थी। तो और सुधा जी जो उनकी पत्नी थी, सुधा जी उनकी पत्नी, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी, वे तो अमेरिका आ गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी। हाँ हाँ, तो नहीं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा जी अमृत राय की पत्नी थी। तो उन्होंने अपने प्रेम के प्रसंग बताए। अमृत राय जी ने कहा कि मैं बप्पा के साथ गया था सुभद्रा अम्मा के घर, अच्छा, और ये सुधा जो है हमको पानी देने आई गिलास में,
और उसके बाद जो दरवाजे की सीखचे थी उसमें से झांक के हमें देख रही थी। अब वो मैंने कि 17-18 साल के तो अमृत राय जी उस समय मैंने 70-75 साल में सुदर्शन पुरुष थे, तो उस समय तो कहना ही क्या था। तो कहते कि वो अब ये सुधा जी वहां बैठी है सामने 70 साल की, और ये मुझे बता रहे हैं उसके साथ। तो कहा कि सुधा का वो देखना मुझे ऐसा याद था कि पुष्पिता मैं सो नहीं सका, और मैंने फिर अम्मा को चिट्ठी लिख दी। अच्छा। सुभद्रा जी को इन्होंने, अमृत राय जी ने सीधे चिट्ठी लिखी कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। तो सुभद्रा जी ने फिर प्रेमचंद जी को चिट्ठी लिखी कि आपके नवाब साहब जो हैं उन्होंने ये मुझे पत्र भेजा है। तो कहा कि बप्पा ने बुलाया और कहा कि ये तुम हमसे नहीं कह सकते थे, वहां लिखने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि अब बेटी उनकी है तो मैंने सोचा उनसे ही कहना चाहिए और इसलिए नहीं कहा। तो फिर ये हुआ। और इतनी, और सुधा जी तो बच्चों की पत्रिका जो थी उसका संपादन करती थी, नई कहानी का संपादन अमृत राय जी करते थे। और वो भी अमृत राय जी से का आशीर्वाद, स्नेह, विश्वास, इसलिए भी हम सोचिए सुरीनाम में थे तो भी उनके पोस्ट कार्ड आते थे मेरे पास। और अमृत राय जी ने, मैंने नई कहानी में अपनी एक कहानी भेजी छपने के लिए, तो उनका पोस्ट कार्ड आया कि ये कहानी कहाँ से उतारी है, ये कहानी कहाँ से उतारी है। अरे हमको बड़ा बुरा लगा कविता जी। तो फिर मैंने उनको पोस्ट कार्ड लिखा कि मेरी हस्तलिपि के अतिरिक्त अगर आपको कहीं से भी मिल जाए तो मुझे सूचित कीजिएगा। तो उसके बाद में करीब 15-20 दिन बाद वो आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वुमेन्स हॉस्टल के से मेरे पास एक चिट आई, उसमें लिखा था अमृत राय। उनकी राइटिंग तो मैं पहचानती थी, पोस्ट कार्ड में बहुत कम बातें लिखते थे, लेकिन वो, अब मैं दौड़ते हुए वहां पहुंची तो वहां तो सब नए नए कम उम्र के लड़के रहते हैं, वही एक थे लंबे से अलग से खड़े हुए। तो मैंने पांव छुए प्रणाम किया तो कहा कि ये तुम्हारे पोस्ट कार्ड का जवाब आया है। और फिर उसके बाद वो मुझे ले गए वहां लम्ही, और बप्पा का घर वगैरह दिखाया और जो सारी योजना बना रहे थे वो सब बताया। फिर कहा कि सैटरडे संडे को यहाँ क्या करती हो, आ जाया करो इलाहाबाद। तो हमने कहा अब हम तो कहीं बाहर उस तरह से निकले नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद बस स्टेशन आ जाओगी और यहाँ से तो मेरा बेटा, या तो उनके बेटे ने भी इससे भी जुड़ी हुई बहुत सी बातें उन्होंने बताई। मैंने परिवार के जो मृणाल पांडे हैं, मृणाल पांडे वहीं पढ़ती थी, और कहते थे मृणाल जो है मीनू कहते थी ये जब तब हो तो मेरे बेटे के आलोक के स्कूटर के पीछे चली आई। तो कहते मैंने उसको समझाया 1-2 बार कि आलोक ये शिवानी की बेटी, ये पहाड़ी लड़के के अलावा और किसी से विवाह करेगी नहीं, तुम इसके प्रेम और मोह में नहीं पड़ो। कहा लेकिन अब क्या, लालोक ने सुना नहीं। तो इस तरह की बड़ी ही व्यक्तिगत, जैसे कि आप बता रही थी ना कि प्रभु जोशी जी के साथ बहुत ही व्यक्तिगत ढंग से आत्मीय परिवार के सदस्य होकर बात होती थी। तो एक तरह से कहा जाए कि उम्र में इतना गैप नहीं, लेकिन हमारे और अमृत राय जी में इतना उम्र का गैप था, लेकिन उसके बावजूद सारी बातें, चूंकि वो जो ये जो कहा जाए समान धर्मा जो एक अनुभूति होती है साहित्यकार की, रचनाकार की, तो मुझे कविता जी लगता है कि जिन साहित्यकारों के हमने नाम लिए देश से भी और विदेश से भी, क्या वैसे साहित्यकार समकालीन समय में हम लोगों के हैं? मैं आपको कहूं, मैं कहना चाह रही थी, बीच में भी मेरे मन में आया, प्रभु जोशी जी जैसे एक और व्यक्तित्व है हमारे बीच में, वो हैं प्रोफेसर देवराज। मणिपुर विश्वविद्यालय में डीन रहे हैं, फिर वर्धा विश्वविद्यालय में रहे अनुवाद संकाय के अध्यक्ष, और वहां भी शायद डीन रहे, अभी दिल्ली में हैं। वे भी ऐसा ही व्यक्तित्व है, जीनियस है, इतने सरल हैं, और उनको संस्थान का पुरस्कार घोषित हुआ, उन्होंने मना कर दिया लेना, और उन्होंने अपनी जेब से पता नहीं कितने लोगों का, कितने क्या साहित्यकारों का भरण पोषण किया है। इतना भी उनमें अभिमान नहीं है, प्रतिभा अद्भुत है, और बिल्कुल अपना गंवा कर काम करने वाली आदत है उनमें भी। देखिए पहले के समय में रिल्के जो पोएट हुए, उन्होंने बहुत से पत्र अपने
विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को लिखे, जिसमें साहित्यकार का क्या दायित्व होता है और साहित्यकार को कैसे लिखना चाहिए, उसके क्या, वो सारे मित्रों को लिखे हुए, अपने विद्यार्थियों को लिखे हुए पत्र हैं। उस तरह की मेरा सिर्फ जिज्ञासा ये कि आज जो हम लोगों ने साहित्य को लेकर के, साहित्य के प्रति जो निर्मम हो चुके लोग हैं, उनकी हम लोगों ने निर्मम आलोचना की। अगर इसे निर्ममता कहा जा रहा है तो इसलिए कि वो निर्मम है और वो साहित्यकार नहीं है, वो शब्दों बीच के में हमारा व्यापारी वह है। छूट गया, वह हमारा अंश रिकॉर्डिंग से छूट गया, इसलिए मैं उसे दोबारा जोड़ रही हूँ कि मैंने कहा था कि निराला ने जैसे सरोज स्मृति लिखी, इतनी शोकांतिका है, लेकिन उन्होंने हिंदी वालों को किस तरह धिक्कारा। अभी यदि प्रभु जोशी नहीं रहे और मैंने उस रात जो अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दी, उसी समय उसमें मैंने जो भी सच था वह मैंने लिखा ना। मैंने लिखा कि हिंदी साहित्य ने उनके साथ न्याय नहीं किया और ऐसे 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 है। और प्रभु जोशी का एक लेख था, वो सबसे, उन्होंने मुझे 2007, 6, 7, 8 के आसपास कभी भेजा था, इसलिए विदा करना चाहते, विदा लिखा था उसमें, इसलिए विदा करना चाहते हैं हिंदी को, हिंदी के अखबार। और बाद में वह लेख सैकड़ों जगह पे छपा, मैंने उसे सबसे पहले हिंदी भारत में लगाया था, 2006 की शायद बात हो गई या 7 के आसपास की। और बाद में वह कई जगह छपा, लेकिन बाद में उन्होंने उसका शीर्षक इत्यादि कई चीजें बदल दी और हिंदी के हत्यारे कर दिया था उसका शीर्षक। और यह शब्द उन्हीं के थे, हिंदी के हत्यारे। और मैंने जब लिख रही थी तो मैंने जानबूझकर उनके शब्द उधार लेकर कहा कि हिंदी के हत्यारे हैं ये लोग, जिन्होंने प्रभु जोशी को जीते जी ऐसे एक हीरे को राख में बदल गए अब तो वे, और हीरे की चमक को नहीं पहचाना, आदर नहीं दिया जो मुकुट में स्थान मिलना चाहिए था, इस तरह की। और ये दल बल बांधकर ये लोग मेरे पीछे लग जाते हैं, धिक्कार रहे हैं कि आप हटवादी है, ये है वो है, आप बताइए। यानी चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? किसी का तो नाम नहीं लिखा गया था और मुझे निकालकर बाहर फेंक दिया है, ये अपने आप को नियंता समझने वालों ने। वस्तुता देखिए, और इन्होंने उनके जीते जी उनके दोस्त बने रहे। हाँ, उन्होंने देखिए क्या है कि एक सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सके, है ना, और आपको निकाल के उन्होंने बाहर नहीं किया, वो खुद बाहर हो गए हैं आपसे, है ना। तो मैंने एक संदेश में ये कहा भी है कि ये जो है, जब कोरोना जो है, ऐसे आत्मी, प्रभु जोशी जैसे आत्मी इतने साहित्यकारों और लेखकों को छीन के ले जा रहा है, समय जो है बाहर कर रहा है, ऐसे में जो हम लोग के अपने आत्मीय मित्र हैं, जो जीवित हैं, जिन्हें हम सम्मानित करते हैं, सम्मान से बात करते रहे हैं, उनको हम ग्रुप से, माने उनको अपने समूह से निकाल देना, माने समूह क्या हो गया, संसार हो गया। और कौन सी शक्ति है आप कि किसी को रखेंगे और किसी को निकालेंगे? और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो एक वैश्विक शक्ति है, उसमें उसके कहने पर टीका टिप्पणी करने का आपको, असल में उन्हें कष्ट यह था क्योंकि देखिए सरकार के ही नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं और सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए अधिकारी सब चुपचाप सुन रहे हैं जब सरकार को, भारत सरकार को, मोदी को और भारत को गालियां दी जा रही हैं। बीबीसी के लिए तालियां बजाई जा रही हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने भारत की धुलाई की। यानी आप सरकारी तंत्र के सारे लोगों द्वारा स्थापित ग्रुप है, वही उसके संचालक, कर्ता धर्ता और सब वारिस हैं उसके, और गालियां दी जाए। तो मैं ही एक अकेली व्यक्ति थी, मैं तो टारगेट होनी थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं इनको इस सीमा तक ले जाना चाहती थी कि एक्सपोज हो। सारी दुनिया के 165 लोग हैं उसमें और मैं चाहती थी कि सारी दुनिया के सामने, क्योंकि मैं तो इनसे टक्कर लेने की उसमें हूं नहीं, ना मैं टक्कर लेने वाली हूँ। मैंने जैसे कहा, कांटे चाटे श्वान के दो बातें विपरीत वाली बात है। तो मैंने तो कभी ऐसे टक्कर लेनी नहीं, मैं तो सदा शिष्टता से सबसे मिलती हूँ, व्यक्तिगत संबंध की जो मर्यादा होती है उसके अंतर्गत। किंतु मुझे था कि इनको इस तरह से कम एक्सपोज तो हो ये, और तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भारत के विरुद्ध आप कर रहे हो और आप मुझसे आशा करते हैं कि मैं कहीं बैठी हूँ चुपचाप नपुंसक की तरह बैठी रहूं, देखती रहूं। नहीं, वो तो देखिए संभव। दूसरे ये कि ये जो कुछ भी इन लोगों की जो चुप्पी और बोलना, इन लोगों ने, यानी जहां नाम लेकर मोदी जी को गाली दी गई है
उसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस समूह उस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ किया ना, कहा कि उसको हटाया जाए, ना एक्शन लिया, ना उसे हटाया, ना किसी ने आपत्ति की। लेकिन जब मैंने पूरे हिंदी जगत के लिए कहा कि हिंदी जगत में कृतज्ञों का समाज है या जो भी इस तरह की बातें थी, तो एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से कहा जाए कि जो उपेक्षा प्रभु जोशी जी की हुई, उस सच्चाई की ओर आपने इशारा किया है जी। हाँ, और उस सच्चाई की ओर अगर इशारा किया है, लेकिन क्या है कि संकेत की भाषा भी अगर असरदार इसलिए होती है क्योंकि वो जहां से आती है वहां जाके टकराती है, जहां से वो बात पैदा होती है वहां जाके टकराती है, उस टकराहट की टंकार होती है जो लोगों को बुरी लगती है। तो इस वजह से लोगों ने ये अनुभव किया। और जहां तक देखिए ये लोग, गंभीरता से मैं कह रही हूँ कि ये लोग जो मोदी के भक्त बने दिख रहे हैं, वो मोदी के सामने सिर्फ भक्त अपने को दिखाते हैं, उसके बाद में ये सिर्फ अपने स्वार्थ के भक्त हैं। नहीं, वो मोदी के भक्त दिखा भी नहीं रहे, उन्होंने लाभ ले लिया है कई तरीकों से, अलग अलग कारणों से लाभ लेने के लिए वो थे, लाभ मिल गया है, लेकिन असल में वो उनकी मंशा इन सब अंदर भीतर भीतर सिद्ध कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि वो उस सिद्धियों के बाद अब उसके माध्यम से और कितना कमा सकते हैं और अपने को स्थापित कर सकते हैं, अपने साथियों को, अब अपने साथियों को लड्डू बांटने का अवसर है ना। माने सत्ता का जो सुख है, सत्ता का जो सुख है उसको पाने के लिए, जबकि कभी कभी लगता है कविता जी की राजनीति में अब उतनी घृणित राजनीति नहीं है जितनी कि साहित्य में घृणित राजनीति होने लगी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा कहा। हाँ, जितनी कि साहित्य में घृणित राजनीति होने लगी है, और मनुष्यता और मानवता का उतना अवमूल्यन राजनीति में नहीं हो रहा है जितना कि साहित्य जगत में मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन, महिलाओं का, छात्राओं का जो शोषण ये लोग करते रहे हैं, और भारत में ही नहीं विदेशों में जाकर भी इन्होंने किया है। आईसीसीआर के माध्यम से ये लोग जो जाते हैं इनके का, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास वे लोग हैं जो साक्षी हैं, जिन्होंने कई लोगों को आमंत्रित किया और इन्होंने क्या क्या कारनामे वहां किए। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहती जो इसके साक्षी हैं, और उन लोगों के भी अभी यहाँ नाम नहीं लेना चाहती जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं ओछी और घृणित। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास है नहीं, हमारे पास स्त्रियों पुरुषों सबके एविडेंस, प्रमाण लिखित या किसी ना किसी रूप में रखे हुए हैं। इसी को कहें तो प्रभाकर श्रोत्री जी कहते थे, जब मेरी बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने जब विद्या निवास मिश्र जी से मेरी बातचीत प्रकाशित थी तो कहा कि इस किताब को आना चाहिए। तो प्रभाकर श्रोत्री जी ने उस किताब को छापने के लिए, बड़े प्यारे मनुष्य थे वो भी, बहुत साथ इतने, हमने उनकी इतनी तस्वीरें वगैरह भी ली, मेरे साथ भी बहुत पारिवारिक संबंध था उनकी, बहुत। और उनके जैसा तो, और वो भी बाद में तो अपने निधन से 1-2 बरस तो वो इतना खुलकर बोलने लगे थे जैसे आज हम लोग बोल रहे हैं ना। वैसे हमने उनको 2-3 गोष्ठियों में जब मेरा जाना हुआ भारत तो उनको सुना, और मैं इतनी मैं खुश हुई। तो उन्होंने कहा कि सबकी जन्म कुंडली हमारे पास है पुष्पिता जी, तो हम किसी के बारे में कि हमें तो बहुत तकलीफ हुई, उसका व्यवहार ऐसा, कहा आप कुछ मत, आप नाम ले देंगी तो हम समझ जाएंगे कि उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया होगा, है तो सिर्फ नाम लेने भर से हम समझ जाएंगे। तो इस तरह के इन लोगों के, और पता है अब तो इन सारे लोगों के जाने से कविता जी, जब प्रभाकर जी चले गए, निर्मल वर्मा जी चले गए, इस तरह से सारे साहित्यकार जब जाने लगे तो मुझे लगा कि हम कितने अकेले होते जा रहे हैं। हाँ, मेरे साथ यही स्थिति है बिल्कुल। जो संरक्षण तो हम ज्योग्राफिकली मैं इतनी दूर आ गई हूँ, जो 1-2 हम, जैसे मैं हैदराबाद में थी 1998 से 2006 तक का जो समय है ना, हमने एक वहां परिवार जैसा बना लिया था अपना। उसमें कुछ लोग थे, एक सज्जन की मृत्यु हो गई, हमारे बहुत प्रिय थे चंद्रमौलेश्वर प्रसाद जी। मैं कहती हूँ मेरी बड़ी बहन भी थे, वो मेरी बड़े भाई भी थे, वो मेरी सखी भी थे, बहुत कुछ जैसे थे, वो बहुत स्नेह करते थे यानी। फिर हमारा जो एक दल था वह टूट गया, ऋषभ जी, गोपाल शर्मा जी, मैं, चंद्रमौलेश्वर जी,
एक युवक थे उसमें, द्वारका जी भी अपने तो युवक थे, तो दायित्व उनके दूसरी तरह के, लेकिन हम सब बिखर गए। तो अब एक तो ज्योग्राफिकली दूर आ गए, है ना, ज्योग्राफिकल दूर होने से आप कितनी भी मन में आत्मीयता हो, लेकिन आप उसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं फिर। और एक एक आ ही जाती हैं धीरे से कुछ ना कुछ, क्योंकि डे टू डे जो चीजें होती हैं उनमें का आप हिस्सा नहीं होते हैं उनके। तो अब वो लेकिन देखिए, साहित्य की जो वह एक परिवार था, है ना। कल यहाँ पर बड़ा प्यारा एक बच्चा है, मेरा छोटे भाई जैसा, अभिनव शुक्ल, आप जानती होंगी, बड़ी अच्छी कविताएं लिखता है और बड़ा सरल बच्चा है वह भी। तो उसने वह भी याद कर रहा था कि क्या आप लोग कैसे काम करते थे वहां। मैं तो ऐसे ऐसे कुछ गोष्ठियों की याद कर रहा था कि बड़ी से बड़ी हमने तो वो चिंताएं देखी नहीं है हिंदी में जो तब आप वहां। तो एक तो हम लोग ज्योग्राफिकल दूर हैं, पुष्पिता जी जैसे आप दूर हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है जिनके साथ हम बैठकर बातचीत करें, अपना दुख सुख जिसे कहते हैं साझा करें। और दूसरा फिर ये हमारे हृदय के जो निकट जो कुछ लोग हो सकते थे इस ज्योग्राफिकल, वे भी अब जो हम समझते हैं कि हिंदी वाले हमारा परिवार है, साहित्य वाले, ये वाले वो वाले, लेकिन इनमें बहुत गिने चुने व्यक्ति हैं जो वास्तव में हमारे, हम समझते हैं हम हृदय से उनके निकट हैं। और उन लोगों का जाना, जैसे प्रभाकर जी गए, इस तरह बीच में कई लोग चले गए, है ना, भी दादा गए, लगातार अकेले होते जाने की पीड़ा जैसे हम सह रहे हैं। मुझे लगातार लग रहा है कि हम बिल्कुल जैसे पूरे और समुद्र में कोई एक फिर मछली दूसरी पर चीज खड़ा क्या है। है कविता जी की, अब लोगों को आप और लोगों मैं को बैठकर ये बातचीत करते हैं, सप्ताह में हम लोग निरंतर 4-4 6-6 बार बात करते हैं, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यह असल में उसी की पूर्ति है, क्योंकि मैंने अपने मेरे पिताजी रचनाकार होने के नाते उनके जो साथी थे, आज तक उनके बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम वैसा समझते हैं एक परिवार है हम लोग, यह एक बृहद परिवार है ना। और कविता लगातार जी, फिर भी परिवार के लोग जा रहे हैं जैसे, ऐसा अकेलापन लगने अब देख, लगा। हाँ, तो वो एक जो अनाथ होने का और अकेले होने का जो संवेदना के स्तर पर आभास है ना, वो बहुत ही पीड़ित करता है। और उसका पीड़ित करना जो है वो बहुत गहरे स्तर पर प्रताड़ित करता रहता है। और लगता है कि और लगने लगता है कि समय कितना नृशंस हो गया है, क्रूर हो गया है। और ये भी लगता है कि कहाँ ऐसी भूल चूक हुई है कि आज अपने को साहित्यकार कहने वाले लोग साहित्य की और समाज की और संस्कृति की, माने साहित्य, समाज और संस्कृति की जो मानवीय संवेदना है, उससे वो दूर हो गया है। हम लोगों ने इसकी अलग से कहीं कोई कक्षाएं नहीं की हैं, लेकिन अपने मन के चेतन तत्व को इतना जागृत रखा है और विश्व के लिए और मनुष्यत्व के लिए अपने को बचा करके रखा है। और ये तो देखिए सच्चाई है कि हर एक को जाना है, लेकिन जाने के बाद उससे पहले अगर व्यक्ति अपने व्यवहार ऐसे रखे कि जैसे आज हमने अमृत राय जी को याद किया, शिव प्रसाद जी को याद किया, इसी तरह से अगर साहित्यकार लोग आपस में एक दूसरे के साथ उसी आत्मीयता का संबंध बनाए रखें, तो वो जाने पर भी नहीं जाएंगे। प्रभु जी हम लोगों के बीच हमेशा रहेंगे। वो विदेह हुए हैं सिर्फ देह से, लेकिन देह से विदेह होने पर वो हम लोग के मन की और अंतस की देह में समा गए। आप अभी भी कोई उनके फेसबुक के मैसेंजर में जाके देखे, मैं उनको, क्योंकि जैसे आपका है ना कि टेक्नोलॉजी में अभी प्रारंभ, तो ऐसे ही दादा का भी ये था कि वो आ गए थे फेसबुक पर उनको बड़ी कठिनाई, मतलब अभी वैसा नहीं था जैसे हम लोग तो धड़ 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 कर लेते हैं। तो वो भाषा के इतने विद्वान थे, लेकिन तो मैं उनको मैसेंजर में, दादा ये आपने क्या लिख दिया, आपको देखेगा तो कोई ऐसे समझेगा ये इसकी ये ऐसे ऊपर बिंदी लग गई है, इसको हटा दीजिए, इसको ऐसे मैं तो अभी तक उनके साथ, वो छोटी बहन का बनने का लाभ बहुत होता है, है ना, कि आप सारे अधिकार छीन सकते हैं, ले सकते हैं। और अभी भी देखो कविता जी, हमें आप कितनी चीजें सिखाती हैं और सिखाते जब बताती हैं तो हम एकदम बने जितने अनभिज्ञ हैं उससे और ज्यादा अनभिज्ञ होकर सीखते हैं, क्योंकि तभी हम संपूर्णता में सीख सकते हैं।
नहीं, मैंने भी ऐसे ही सीखा, हमें भी किसी ने ऐसे ही सिखाया। हाँ, और वो तो जो है, और मुझे तो क्योंकि उस चीजें जितनी जल्दी सीख जाएंगे, और ये जीवन भी एक सीखना है, जी जी जीवन भी सीखना है। और अब तो, पहले तो जीवन को जीवन की तरह सीखना होता था, पर अब जीवन के भीतर ये जो षड्यंत्र घुसे हुए हैं, हाँ, इन इन्हें काटना, षड्यंत्रों को इनसे भी बचना समझना सीखना। बचना। नहीं नहीं, हम्म। एक तो अपने आप को बचाना है, और अभी तो मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक डिफेंस मैकेनिज्म विकसित किया हमने, अब हम्म। हमें ऑफेंस वाला भी एक विकसित करना होगा, हाँ। क्योंकि हमारा डिफेंस ज्यादा देर चल नहीं सकता। हमें अपनी कूटनीति बदलनी पड़ेगी। आज का ये जो हाँ। सत्र है, ये थोड़ा थोड़ा उसी का ही एक प्रयास है। प्रभु दादा के हम्म। बहाने हमने ऐसा प्रयास किया है। इस प्रयास के दो मुख्य कारक थे। पहला तो यह है कि मैं नई पीढ़ी से, मुझे पुरानी पीढ़ी से किसी के भी रत्ती भर भी परिवर्तन की आशा नहीं है। सब खेले खाए लोग हैं ये लोग, और ये बिल्कुल बदलने वाले नहीं है। खेले खाए अघाए पकाए पके पकाए लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं बदलने वाले। आप इनसे, भारत में बैठी हुई पीढ़ी, नए हिंदी के लोग कहीं पर भी हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इनसे इनके गुर मत सीखिए, ये गुर मत सीखिए। और दूसरी मेरी बहुत इच्छा है, मैं बार बार कह, कि भारत सरकार में को चाहिए, सरकार को नहीं चाहिए तो व्यक्ति को, माताओं पिताओं को, सरकार बेचारी क्या क्या करती रहे, सबको चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर दे। क्योंकि यदि आपको नैतिकता नहीं है, आप विज्ञान में जाएंगे तो विज्ञान के साथ धोखा करेंगे, आप बैंकिंग में जाएंगे तो बैंकिंग के साथ धोखा करते हैं, आप परिवार में रहते हैं तो परिवार वालों के साथ धोखा करते हैं, साहित्य में जाते हैं तो साहित्य के साथ धोखा करते हैं, रक्षा में जाते हैं तो रक्षा मामलों में धोखा करते हैं, है ना, राजनीति में जाते हैं तो राजनीति के साथ, पत्रकारिता में गए तो पत्रकारिता के साथ। जो चीज आपका भरण पोषण करती है, सहायता करती है या रोजगार देती है, या जिसकी सुरक्षा का दायित्व आपको दिया गया है, आप उसी के ही हत्यारे बन जाते हैं, उसी का ही नाश करने पर आ जाते हैं। तो नैतिक शिक्षा की आवश्यकता परिवारों में बहुत आवश्यक है, स्कूलों में, परिवारों में ही, घरों कविता में। जी, परिवारों में ही बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चा परिवार में रहता है और परिवार से वो सीखता है जी जी जी, कि बिल्कुल, परिवार बचपन के से, रहने वाले बचपन से। लोग। हाँ, हाँ। नहीं, अगर अगर पर, माता पिता के अपने जीवन में नहीं है तो किस मुंह से वे बच्चों को, और हमारे यहाँ तो विवाह हो जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई काउंसलिंग नहीं होती है कि बच्चे चाहे, पेरेंटिंग कैसे की जाती है। हमारे यहाँ भारतीय परिवारों में पेरेंटिंग की कोई बिल्कुल नहीं काउंसलिंग होती। नहीं है। और उसके तो बाद तो इसलिए आजकल इसलिए कैसे। इसलिए मैं माता पिता से ये बहुत कम उम्मीद करती हूँ। यहाँ तो मैं चला रही हूँ ऐसी संस्थाएं जहाँ माता पिता को ट्रेन कर रही हूँ। 300 छात्र है मेरे पास, 10 कैंपस हमने अमेरिका में खोले हैं, मैंने भारत में, हॉलैंड में। और लेकिन परिवार यदि नहीं सिखा सकते, यदि जैसे भारत में मैं कहूं कि माता पिता सिखाए, माता पिता कोई नहीं आता तो वो बेचारे कहाँ, और वहां ये जो मॉडल यहाँ हम चला रहे हैं वो भारत में मॉडल नहीं चल सकता। तो इसलिए ये स्कूलों में अनिवार्य कर दिया जाए नैतिक शिक्षा को। मुझे लगता है कि जैसे सारा, अब आप देखिए गोष्ठियां होती हैं बैंकिंग में सुधार के लिए, अमुक में सुधार के लिए। अरे आप पत्तों को पानी दे रहे हो, आप जड़ में, आप मनुष्य में सुधार की कर लो व्यवस्था, तो बाकी सारे अपने आप सुधर जाएंगे। बिल्कुल नहीं तो पत्तों बिल्कुल। को ही पानी दे रहे हैं हम लोग, और पेड़ मर सही। जाएगा पत्तों को पानी दे देकर। तो यही हम्म। हो रहा है लगातार, हमारी जड़ों पर आक्रमण हो रहा है। एक तो कुल्हाड़ियां मारी जा रही हैं, और वो सुधार के नाम पर गोष्ठियां होती हैं, और गोष्ठी में फिर पैसे कमाए जाते हैं जी कि हाँ, ये बस बिल आना जाना, ये सब इसकी व्यवस्था। जी मार्च जी, देखिए, जनवरी फरवरी मार्च इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं जाते आते कि सरकार से सरकार पैसा से लेना होता है ना हाँ, सबको। लेना, वो हिसाब देना होता है। तो ये सारे के सारे तंत्र हैं, और नई पीढ़ी की जो हम लोगों के विरासत को जिन्हें संभालना है, उन्हें बहुत ही जागरूक रहने की जरूरत है। और सारी बातें कविता जी ने और हमने बहुत ही खुलकर के, मुक्त होकर के कही हैं। और अब जब भविष्य में आप लोग, अब हम लोग की उम्र तक पहुंचेंगे तो ये लगेगा कि कितने आत्मविश्वास और आत्मबल की आवश्यकता थी उस समाज के बारे में कहना जिस समाज के हम महत्वपूर्ण नागरिक हैं। ये अपनी साहित्यिक पावों पर, समाज अपने पर हम अपने लोगों ने, पावों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात की है आज हमने। हाँ, हाँ, तो वही हमने और कविता जी ने अपने साहित्यिक समाज की असलियत को
खोला है, कहा जाए कि अपने घर के बारे में आप लोगों को बताया है, क्योंकि ये हम लोग का आज का घर जो है ये कल आपका घर भी होने वाला है, क्योंकि ये साहित्य का घर है। और इस साहित्य के घर की जो स्थिति है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी के आप लोग हैं, उसमें किस तरह से किस सामर्थ्य के साथ आना है और किस तरह के संशोधन की जरूरत है और किस तरह से खुद को पहरुआ बनाना होगा। हमें एक ऐसा साहित्य का सिपाही बनाना होगा। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखी, हमें लगता है हम लोग को साहित्य का सिपाही बनना होगा और साहित्य और संस्कृति की रक्षा करनी होगी, जिससे कि प्रभु जी जोशी जैसे जो व्यक्ति हैं उनका भी परिवार है, आप लोगों ने कविता जी से सुना, भाभी हैं, उनका बेटा है, और इसी तरह से कितने लोग हैं जिनकी की सहायता होनी चाहिए, उनको प्रतिष्ठित पद मिलने चाहिए और इस ओर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसी मेरी बातचीत इन सारे मुद्दों पर, जिस तरह से बातचीत कविता जी आपसे हुई, तो गोयनका जी से हुई, कमल किशोर गोयनका जी से, तो प्रोफेसर साहब ने कहा क्या करें पुष्पिता जी, हम भी चिंतित रहते हैं। मेरे साथ भी, मेरी तो अभी 2 दिन पहले रात में लेकिन दुनिया ऐसी हो गई है, और हिंदी की दुनिया तो सबसे ज्यादा बिगड़ गई है। लेकिन अब वो इतने बुजुर्ग हो गए पर वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं, तो और उन्हीं से हम लोग अपनी व्यथा कह लेते हैं, और उसी में वो हम लोग के भीतर कहा जाए कि हमें तो समझती पितृतुल्य है ना, हाँ, और आत्मबल का संचार करते हैं। तो उस रूप में हम लोग आप इसका समापन करें उससे पहले मैं 2 बातें इसमें बस जोड़ना चाहती हूँ। एक तो प्रभु दादा की बहुत सारी कृतियां प्रकाशित बिखरी पड़ी हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं, सब कुछ है, अब उनका क्या होगा। मैं लोगों से, आप सबसे, आप इन चीजों को सिरे तक पहुंचाने में मध्य प्रदेश एकेडमी से आग्रह करना चाहूंगी विशेष रूप से, वह इसका दायित्व ले कि उनके सारे रचना कर्म को, किसी भी, चाहे वो है कला का है या साहित्य का है या भाषा का है, इस सब को प्रकाश में लाएं और समुचित स्थान दें। उनके उपन्यास, मेरे पास एक उपन्यास टाइप किया हुआ पड़ा है, उनका भेजा गया है, कृतिदेव फॉन्ट में है, बहुव्रीहि नाम से, और भी उनके उपन्यास हैं, प्रकाशित है, कहानियां, बहुत कुछ ऐसा ही पड़ा है जो प्रकाश में लाएं। और दूसरी बात, मैं इस सत्र के माध्यम से अपनी चारों जो संस्थाएं हैं, पुष्पिता जी ने नाम लिए ही हैं, वे फिर एक बार कह देंगी, हम उन्हें औपचारिक श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं इन चारों संस्थाओं की ओर से, व्यक्तिगत रूप से भी। अब पुष्पिता जी, अब समापन वक्तव्य आप। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोगों ने वस्तुतः साहित्य के माध्यम से अपने भीतर का जो साहित्य समाज है, हमारे भीतर के, अपने भीतर के जिस साहित्य समाज को हम जी रहे हैं और उसको जीते समय जिस पीड़ा की अनुभूति कर रहे हैं, उसे हमने आज साहित्य प्रेमी समाज के साथ साझा किया है, क्योंकि वो कह नहीं सकता, वो कष्ट, मानसिक कष्ट साहित्य समाज और नई पीढ़ी वो भी झेल रही है, क्योंकि शोध विद्यार्थियों के माध्यम से, जो साहित्य के शोध विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से ये जानकारियां मिलती रहती हैं कि साहित्य का समाज उनके लिए भी कितना धीरे धीरे कसैला और अविश्वसनीय होता जा रहा है। और इसलिए वो वर्तमान समय के साहित्य पर शोध करने से बेहतर वो अभी भी अमृत राय और प्रेमचंद जी के साहित्य पर शोध करना उचित समझते हैं और वो उनको अनुकूल लगता है। तो इसलिए हम लोगों को इसलिए भी विचार करना चाहिए, और अपने जिस साहित्यिक समाज के बीच में बात की है, हम उसके नागरिक हैं, और हम लोग आपस में ही एक दूसरे के जो दोष हैं और जो गुण हैं, उनके संबंध में गुणों को अपनाना चाहिए और दोषों के प्रति, क्योंकि मुझे लगता है कि साहित्य के गुणों को अपनाने पर ही हम दोष मुक्त हो सकते हैं, और तभी हम संस्कृति और मनुष्यता की रक्षा कर सकते हैं। एक समय था जब बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश है, वहां जब युद्ध हो रहा था, तो अमृत राय जी और धर्मवीर भारती दोनों लोग उस जगह पे गए थे, और उसके बाद धर्मयुग में रिपोर्टिंग छपी थी। क्या इतनी ईमानदारी का भाव, साझेदारी का भाव लोगों के भीतर है, इस साहित्य के पत्रकारिता में और पत्रकारों के भीतर। इन दोनों ही स्थितियों को हम लोगों को देखना और निपटना होगा।
इसके साथ साथ जो विश्व में स्थापित जो संस्थाएं और विश्व को बचाने के लिए, और अब ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि धर्म का नाम लेने से मनुष्यता सबसे पहले संकट में आ जाती है। इसलिए धर्म का नाम लिए बगैर और पृथ्वी की सुरक्षा करने के लिए संस्था बनी है गार्जियन ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल कल्चर। उस संस्था की ओर से, और जिस तरह से हिंसा पूरे विश्व में व्याप्त हो रही है, बातें बहुत अहिंसा की हो रही हैं, लेकिन ये अहिंसा का सिर्फ मास्क लोगों की वाणी में लगा हुआ है, लेकिन वो चित्त और चेतना से हिंसक हैं। और दो तरह की स्थितियां, एक तो हम दूसरे पर हिंसा करते हैं, और दूसरे पर हिंसा करने के साथ साथ हम दूसरे की हिंसा जो बर्दाश्त करते हैं। आज जो हम लोगों ने सब बातें की हैं, वो बातें साहित्यिक समाज की हिंसा को बर्दाश्त करने में हम अपने ही भीतर, हम और कविता जी जैसे लोग जो आत्महिंसा करते हैं कि कई कई रात नहीं सोते हैं, उस आत्महिंसा से भी बचने की जरूरत है। पहली जरूरत है कि हम आत्महिंसा से बचने का अभ्यास शुरू करें, जिससे कि हम विश्व की हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकें। इसके लिए संस्था है इंटरनेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस पीस एकेडमी, जो नॉन वायलेंस के द्वारा लोग पीस की बात करते हैं, पर जब तक हम अहिंसक नहीं होंगे, नॉन वायलेंट नहीं होंगे, तब तक हम पीस को स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये एकेडमी है जिसमें कि विश्व के जो समकालीन कंटेम्पररी जो नॉन वायलेंस और पीस के चिंतक हैं, विचारक हैं और कार्यकर्ता हैं। देखिए, चिंतन तब तक सक्रिय नहीं हो सकता है समाज में जब तक कि चिंतक कार्यकर्ता के रूप में अवतरित नहीं होगा, कार्यकर्ता के रूप में प्रकट नहीं होगा। तो एक इंटरनेशनल नॉन वायलेंस पीस एकेडमी है, और नीदरलैंड की हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन है जो कि काम कर रही है। तो इस तरह से, और आचार्य कुल विनोबा जी द्वारा स्थापित है 1968 से, और जिसने कि भूदान आंदोलन, गरीबों के बीच 14 साल तक विनोबा जी पदयात्रा करते रहे, और जमींदारों के पास जो जमीन थी वो इस तरह से बात करते थे कि वो गरीबों के लिए जमीन दान दे देते थे। आज लोगों के पास से 10 रुपया पॉकेट से नहीं निकलता है। तो ये व्यक्तित्व बनाने की जरूरत है। नई पीढ़ी से हम यही आह्वान करते हैं इन चारों संस्थाओं के माध्यम से, और हम दोनों लोग अपनी इन बातचीत के माध्यम से, कि बहुत निष्पक्ष, विनोबा जी कहते थे कि हमें निष्पक्ष, निर्भय और निर्वैर समाज की संरचना करनी है। जो समाज निष्पक्ष हो, तो निष्पक्ष वो तभी होगा समाज जब वो निर्भय होगा। हम दोनों लोग पूरी तरह से भीतर से निर्भयता के साथ, निर्वैरता के साथ, आज जो हम लोगों ने आलोचना की, समीक्षा की, बातचीत की, वो साहित्य के साथ साथ हम सब की भी आलोचना थी, जिसको कि हम लोगों ने निर्वैरता के साथ, निष्पक्षता के साथ और निर्भय होकर अपनी बात कही, जिससे कि साहित्य की दुनिया में एक आत्मानुशासन बना सकें और इस तरह की अनुशासनहीनता पर विजय पा सकें और एक आत्मनिर्भर, साहित्यिक, सुसंस्कृत समाज बना सकें। ये लक्ष्य है हम दोनों का के संवाद का, और अगली बार भी इसी तरह के विषय पर बात करेंगे, और कोशिश रहेगी कि जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने जो काम किया है, जो काम कर रही है, और इसका जो विश्वव्यापी स्वरूप है और इसके जो उद्देश्य हैं, इस पर बात करेंगे, जिसमें कि साहित्य भी शामिल है, पत्रकारिता भी शामिल है, और जिन देशों में व्यवस्था ठीक है और जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्व, समाज और दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, उनको जोड़ करके बातचीत रखेंगे। और इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जुड़े रहें और जोड़े रहें, हर देश को देश से, दुनिया को दुनिया से। और मेरा तो इसका एक हमेशा स्लोगन है, विन द वर्ल्ड विद द पीस। हमें दुनिया जीतनी है शांति के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कविता जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि अपनी व्यस्तताओं में, और इनकी व्यस्तताओं को हम जानते हैं, जो कि रातों में सोने भी नहीं देती हैं, उसके बावजूद भी समय निकालती हैं। तो ये समाज की चिंता के कारण ही ये संभव होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपको और अपने सभी धन्यवाद श्रोताओं को। पुष्पिता जी, आपने धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात की है। हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं,
हम व्यवहार और उसके भीतर जो गलत हो रहा है, हम सिद्धांत और तात्विक दृष्टि से हमने बात की है। मैं आपकी बात में अपना सुर मिलाती हूँ। सभी को धन्यवाद देती हूँ। आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए।